सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूनिट 5 ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। ये बिल्कुल प्रिस्क्राइब और कंसाइज नोट है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा जो 5th यूनिट है वो कवर हो जाएगा। इसमें मैंने कुछ कोड भी डाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट कोड हैं, क्योंकि सारे कोड पढ़ना तो किसी के बस की बात है नहीं और वो हार्ड भी हो जाएगा और उनको मीनिंगफुल भी नहीं है। तो शुरू करते हैं। टेक्सचुअल एनालिसिस। टेक्सचुअल एनालिसिस क्या है? तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम एग्जामिन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं टेक्सचुअल डेटा से। अब ये रिटन, स्पोकन, डिजिटल टेक्स्ट कैसा भी हो सकता है जो हमें आर्टिकल, ट्विटर, रिव्यू, कस्टमर फीडबैक, ट्रांसक्रिप्ट या डॉक्यूमेंट वगैरह से मिलता है। इसका एम होता है कि जो कंटेंट, स्ट्रक्चर या पैटर्न और सेंटीमेंट है जो भी एक्सप्रेस किया गया है टेक्स्ट में, उसे हम एनालाइज कर से उससे इंफॉर्मेशन निकाल सके। तो टेक्सचुअल एनालिसिस दोनों तरह का होता है। क्वालिटेटिव मतलब थीमेटिक एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव मतलब फ्रीक्वेंसी काउंट और सेंटीमेंट स्कोर काउंट। आज के वर्ल्ड में क्योंकि जैसे कि डिजिटल एज इतना राइज कर रही है, टेक्सचुअल एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी हो गया है इन्फॉर्म डिसीजन करने के लिए। और जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो टेक्सचुअल, अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल डेटा में से निकालने के लिए। अब क्या की एक्सपेक्ट है टेक्सचुअल एनालिसिस के? तो पहला है टेक्स्ट प्रिपरेशन। सबसे पहले जब हम टेक्सचुअल एनालिसिस करते हैं तो हम टेक्स्ट को प्री प्रोसेसिंग करते हैं। प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हम क्लीन करते हैं और प्रिपेयर करते हैं टेक्स्ट को एनालिसिस के लिए। अभी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे टोकनाइजेशन क्या होता है। टोकनाइजेशन आ सकता है ये डायरेक्टली, इसका मतलब होता है कि वर्ड, जो भी हमारा टेक्स्ट है उसे वर्ड या फ्रेज में तोड़ना। कैटेगराइजेशन मतलब क्लासीफाई करना उसे टॉपिक में और कैटेगरी में। देन हम उसे सेंटीमेंट एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं इमोशन क्या है, ओपिनियन क्या है। और देन टेक्स्ट माइनिंग। टेक्स्ट माइनिंग का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्ट करना मीनिंगफुल पैटर्न यूजिंग अ टेक्निक लाइक TF, IDF और द वर्ड इमेजिंग। हमें आगे पढ़ने वाले कि TF, IDF क्या होता है। अब आ जाता है एप्लीकेशन क्या है टेक्सचुअल एनालिसिस के, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो पहला बिजनेस और मार्केटिंग में। कस्टमर फीडबैक एनालाइज, जो कंपनीज है वो टेक्सचुअल एनालिसिस का यूज़ करके एग्जामिन करती है रिव्यूज़ को, सपोर्ट सेट प्रोवाइड करती है और सर्वे करती है रिस्पॉन्सेज का और अपनी सर्विसेज उस हिसाब से इम्प्रूव करती है। ब्रांड के सेंटीमेंट को मॉनिटर करते हैं, जैसे कि कस्टमर क्या फील कर रहा है ब्रांड के बारे में, वो हमें सोशल मीडिया के कमेंट या ऑनलाइन मेंशन से पता चलता है। देन आता है सोशल मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन। सेंटीमेंट एनालिसिस ऑफ ट्वीट्स और पोस्ट। पॉलिटिकल कैंपेन के टाइम पे हम पब्लिक के सेंटीमेंट को एनालाइज करते हैं और क्या क्या की इश्यूज हैं विद द हेल्प ऑफ ट्वीट एंड द पोस्ट। ट्रेंड डिटेक्शन, हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं कि इस टाइम पे क्या इमर्जिंग टॉपिक चल रहा है, क्राइसिस कौन से चल रहा है। और ये क्या होता है? ये रियल टाइम टेक्सचुअल एनालिसिस के हेल्प से होता है, जैसे फेसबुक या ट्विटर के डेटा से। फिर हेल्थ केयर। क्लिनिकल टेक्स्ट माइनिंग, हम क्या करते हैं? मेडिकल इन्फॉर्मेशन जो है, रिलीवेंट मेडिकल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं डॉक्टर के नोट से और पेशेंट के रिकॉर्ड से, और उसके बेसिस पे पर्सनल रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। देन आ जाता है एजुकेशन, स्टूडेंट फीडबैक एंड कोर्स रिव्यू। हम क्या, अगर हमें समझना है कि कोर्स की क्वालिटी कैसी है, इफेक्टिवनेस कैसा है, तो उसे समझने के लिए भी हम टेक्सचुअल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। प्लैगियरिज्म डिटेक्शन, आपको पता ही होगा, जब भी आप कोई असाइनमेंट देते हो तो उसमें बोलते हो कि प्लैगियरिज्म नहीं होना चाहिए, तो वो भी हम टेक्सचुअल एनालिसिस से कर सकते हैं। देन लीगल एंड द कंप्लाइंस। कॉन्ट्रैक्ट एंड पॉलिसी रिव्यू। ऑटोमेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं? जो भी क्लॉजेज हैं, इंपॉर्टेंट क्लॉजेज है, कंप्लाइंस गैप या रिस्क वगैरह है, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं लोग, जो लीगल वाले होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उनका टाइम बच जाता है कि पूरे डेटा में से एक एक क्लॉज पढ़ने का, वैसे इंपॉर्टेंट क्लॉजेस निकाल लेते हैं और फिर उनका यूज़ करते हैं। फिर मीडिया एंड जर्नलिज्म। कंटेंट एनालाइज, स्टडी करके नए नए आर्टिकल ये अंडरस्टैंड करते हैं मीडिया की, मीडिया बाइसेंस तो नहीं है, टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रखा है, लैंग्विस्टिक स्टाइल क्या है, और फेक न्यूज़ भी डिटेक्ट की जाती है। तो आप इसे रोक के और पढ़ सकते हैं डिटेल में, मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर ही आपको समझाया है क्योंकि इतना ये हार्ड है नहीं। देन आ जाता है सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो पब्लिक ओपिनियन और सेंटीमेंट को समझने में कि लोग क्या फील कर रहे हैं किसी टॉपिक, प्रोडक्ट के बारे में, वो हम समझते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने इनमें एग्जाम्पल जानबूझ के डाले, बिकॉज एग्जाम्पल लिखकर आओगे तो आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छा रहेगा और एग्जाम्पल से आपका लेंथ भी आंसर की बड़ी होगी। देन इन्हांस द कस्टमर एक्सपीरियंस। बिजनेसेस जो है वो टेक्सचुअल एनालिसिस का यूज़ करके कस्टमर के रिव्यू को इंटरप्रेट करते हैं फीडबैक फॉर्म की हेल्प से, सपोर्ट कन्वर्सेशन की हेल्प से, और अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूविंग अ डिसीजन मेकिंग, टेक्सचुअल एनालिसिस की हेल्प से हम डेटा ड्रिवन डिसीजन ले पाते हैं
इंस्टेड ऑफ इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन, इनेबलिंग अ मार्केट रिसर्च एंड कॉम्पिटिटिव एनालाइज। जो कंपनी है वो एनालाइज कर पाती है इंडस्ट्री की रिपोर्ट को, कस्टमर के ओपिनियन को, कॉम्पिटिटर्स के रिव्यू को, और उसकी हेल्प से वो आइडेंटिफाई कर पाती है कि कंज्यूमर की प्रीफरेंस क्या चल रही है। अकेडमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, रिसर्चर्स जो है वो टेक्सचुअल एनालिसिस का यूज़ करते हैं इंटरप्रेट करने के लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर, लीगल टेक्स्ट या पॉलिटिकल रिसर्च, जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके कि इस पेपर की थीम क्या है, डिस्कवर कर सके पैटर्न या आइडियोलॉजी क्या है। देन ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी, टेक्सचुअल एनालिसिस की हेल्प से जो रीडिंग और कैटेगराइज करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को, तो इससे हमारा टाइम और जो है वो का सेव हो जाता है और हमारा मैनुअल एफर्ट्स भी कम हो जाते हैं। रिस्क डिटेक्शन एंड कंप्लाइंस, अब हम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाइनेंस, हेल्थ केयर और लॉ जो है वो टेक्सचुअल एनालिसिस का यूज़ करके पहले से ही जो भी थोड़े रेड फ्लैग वाली चीज़ें होती है, फ्रॉड वाली चीज़ें होती है, वो निकाल पाती है, उसका रिस्क जो है वो कम हो जाता है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी, जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस टेक्सचुअल एनालिसिस का यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए कवरेज पैटर्न, बाइसनेस, इम्पैक्ट क्या है सर्टेन नैरेटिव की न्यूज़ में, ये सब। अब आ जाते हैं चैलेंजेस क्या है टेक्सचुअल एनालिसिस के। पहला अनस्ट्रक्चर्ड और इनकंसिस्टेंट डेटा, जो डेटा हमारा होता है टेक्स्ट का वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट होता है और अनस्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड मतलब कि जैसे एक्सेल में डेटा है रोज ऑन कॉलम की फॉर्म में, ऐसा कुछ नहीं होता और बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रिटेशन भी इससे हो सकती है, ग्रामर, स्लैंग, स्पेलिंग वगैरह होती है। एम्बिग्विटी एंड द कॉन्टेक्स्ट, एम्बिग्विटी का मतलब होता है कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। तो इसकी वजह से जब आप इंटरप्रेट करते हो अलग अलग जगह पे, तो अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है तो आप जो है वो गलत, मतलब जो टेक्सचुअल एनालिसिस है वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। सार्केज़म एंड आयरनी डिटेक्शन, अब जो इंडियन की लैंग्वेज है उसमें जो पीपल की लैंग्वेज है, ह्यूमन लैंग्वेज है, हम सार्केज़म भी यूज़ करते हैं, बट टेक्सचुअल एनालिसिस तो उसे ऐसे ले सकता है कि भाई ये भले हम उसे नेगेटिव सेंस में बोल रहे हो बट एज ए सार्केज़म हम उसे पॉजिटिव में बोल रहे हो। जैसे ओ ग्रेट अनदर मंडे, अब ये रिकोगनाइज किया जाएगा पॉजिटिव में विदाउट रिकोगनाइजिंग कि ये हम सार्केज़म में बोल रहे हैं, तो ये भी एक इशू है। देन लैंग्वेज डाइवर्सिटी एंड मल्टी लैंग्वेज, इंडिया जो वर्ड है उसके अंदर बहुत ह्यूमन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मल्टी लैंग्वेज है, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है टेक्सचुअल एनालिसिस में। देन हाई डायमेंशनलिटी मतलब एक्सट्रीमली लार्ज फीचर सेट होते हैं और जिसकी वजह से मतलब जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है और उसे हैंडल करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। डेटा प्री प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्सिटी, अब किसी भी डेटा को हम एनालाइज करने से पहले टेक्सचुअल डेटा को क्या करते हैं, प्री प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा, क्लीन करते हैं, टोकनाइजेशन करते हैं, जैसे स्टॉप वर्ड रिमूव करते हैं, स्टैमिंग करते हैं, लेमेटाइजेशन करते हैं। ये बहुत ही क्रूशल है बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस टूल लगता है तब जाके ये कुछ होता है। अभी आगे की कुछ और दे रखे हैं, प्राइवेसी एथिकल कंसर्न, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। एक मॉडल इंटरप्रिटेशन में समझा देती हूँ। क्या होता है कि जो कुछ पावरफुल मॉडल होते हैं जैसे कि डीप लर्निंग, वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करते हैं, मतलब हम इनके ना पीछे की बात समझ नहीं पाते। हमें पता है कि इसने बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए हमें ये बता दिया कि हमें ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बट किस बेसिस को, किस फैक्टर को इसने कंसिडर करा है वो हम नहीं समझ पा रहे। तो ये ब्लैक बॉक्स की तरह काम करते हैं और इन मॉडल की इंटरप्रिटेशन बहुत ही मुश्किल होती है। देन आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज टेक्स्ट माइनिंग। तो टेक्स्ट माइनिंग को क्या कहते हैं, हम टेक्स्ट डेटा माइनिंग या टेक्स्ट एनालिटिक भी कहते हैं। ये प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डेटा। ये कंबाइन करते हैं टेक्निक्स लाइक लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग एंड स्टार्ट डिस्कवर करने के लिए पैटर्न और ट्रेंड। अब टेक्स्ट माइनिंग जो होता है उसमें सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड दोनों तरह के डेटा होते हैं, जैसे ईमेल, कस्टमर रिव्यू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जो ऑब्जेक्टिव होता है टेक्स्ट माइनिंग का वो यही होता है, कन्वर्ट करना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटा में, पैटर्न को और रिलेशनशिप को या सेंटिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना और डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब इसमें क्या क्या स्टेप है, अब देखो स्टेप इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने डाले हैं। स्टेप जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है टेक्सचुअल एनालिसिस के, टेक्स्ट माइनिंग, सेंटिमेंट और कैटेगराइजेशन के कुछ चेंजेस है। पहला टेक्स्ट कलेक्शन, सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट कलेक्ट करना है। टेक्स्ट कहाँ से कलेक्ट होगा, ये न्यूज़ आर्टिकल, वेबसाइट वगैरह से। फिर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करना है। प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, क्लीनिंग करना है टेक्स्ट को, पहले कन्वर्ट करना है अपर सारे टेक्स्ट को लोअर केस में, फिर नॉइसेस रिमूव करनी है, फिर स्टॉप वर्ड रिमूव करने। स्टॉप वर्ड क्या होता है, जैसे इंग्लिश के इज, द, इन, ये सब होता है। टोकनाइजेशन ब्रेक करना है इंडिविजुअल फ्रेम में। फिर स्टैमिंग और लेमेटाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी जो एडवांस फॉर्म लिखी है उसको बिल्कुल बेसिक रूट फॉर्म में लाना, जैसे रनिंग का रन बना देना, ठीक है। फिर टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना, इसमें क्या होता है, फीचर एक्सट्रैक्शन करना, मतलब जो क्लीन टेक्स्ट है उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। अभी अनस्ट्रक्चर्ड ही है वो लेकिन क्लीन हो गया तो अब इसे स्ट्रक्चर्ड में यूज़ करना। इसमें इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये TF-IDF, जिसे हम आगे भी पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा
क्वेश्चंस में मैंने देखी है, टर्म फ्रीक्वेंसी, इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। अब आता है पैटर्न डिस्कवरी। अब हम क्या करते हैं कि जो भी एल्गोरिथम है उसकी हेल्प से हम पैटर्न डिस्कवर करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं इनसाइट्स को, इंपॉर्टेंट इनसाइट्स जो होता है। अब इसके लिए हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं जैसे क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, टॉपिक मॉडलिंग, सेंटिमेंट एनालाइज। इसमें क्लस्टरिंग आप याद कर सकते हो या एक दो टेक्निक जो आपको सही लगे वो याद कर लो ऐसी। देन इवोल्यूट करना, वैलिडेट करना। फिर उसके बाद हम एक्यूरेसी चेक करते हैं कि जो हमने मॉडल बनाया है वो ठीक है यानी उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, एक्यूरेसी, F1 स्कोर, प्रिसिशन, रिकॉल, क्रॉस डेटा वैलिडेशन, ये सब यूज़ करते हैं। इसमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चंस देखे हैं बुक में। देन आ जाता है इंटरप्रिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। एंड में क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा होता है उसको विजुअलाइज तरीके से प्रेजेंट करते हैं ताकि लोग अच्छे से समझ पाएँ। समरी रिपोर्ट की हेल्प से, डैशबोर्ड के हेल्प से, चार्ट एंड ग्राफ या वर्ड क्लाउड की हेल्प से। अब आ जाता है सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस का मतलब होता है ओपिनियन माइनिंग। हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं इमोशनल टोन क्या है, किसी भी बॉडी टेक्स्ट के पीछे इमोशनल टोन क्या है। ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर सेंटीमेंट जो हमने एक्सप्रेस किए हैं वो पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या फिर नेगेटिव है। वाइडली यूज किया जाता है पब्लिक के ओपिनियन और इमोशन को समझने के लिए, प्रोडक्ट, सर्विस और इवेंट को प्रोवाइड करते हुए, और स्पेशली कस्टमर फीडबैक, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग या ब्रांड रेपुटेशन मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। जैसे मान लो एक रिव्यू है, प्रोडक्ट क्वालिटी इज अमेजिंग, जो कि पॉजिटिव रिव्यू है, और कस्टमर सर्विस आर टेरेबल, ये नेगेटिव रिव्यू है। तो इस बेसिस पे इमोशन आइडेंटिफाई करता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन को समझने के लिए, डिसीजन इंप्रूव करने के लिए, और सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फेक्शन क्या है उसे डिटेक्ट करने के लिए। अब इसके भी स्टेप है, सबसे पहले वही है टेक्स्ट कलेक्शन, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, ये भी सेम है ऊपर जैसा। फिर यहाँ से चेंज होता है सेंटिमेंट, लेक्सिकन और मॉडल सिलेक्शन। द टू मेन अप्रोच, जो दो मेन अप्रोच हैं वो है रूल बेस्ड लेक्सिकन अप्रोच, मतलब हम प्री डिफाइंड डिक्शनरी को यूज़ करते हैं जहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं सेंटीमेंट के स्कोर प्रोवाइड करने के लिए। प्री डिफाइंड डिक्शनरी है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि ये जो कमेंट है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। या मशीन लर्निंग अप्रोच। मशीन लर्निंग अप्रोच में क्या होता है कि हम ट्रेन करते हैं, पहले ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड करते हैं, एल्गोरिथम को ट्रेन करते हैं, फिर उसके बाद हम उसे यूज़ करते हैं। जैसे कि नेव, SBM हम यूज़ करते हैं। अब इसमें फीचर एक्सट्रैक्शन भी रिक्वायर्ड होता है और मॉडल ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड होती है, जो कि वर्ड एम्बेडिंग IDF करके है। फिर सेंटीमेंट को हम क्लासीफाई करते हैं, मतलब अब तक हमने वो मॉडल का वो यूज़ कर लिया, अब हम सेंटीमेंट को क्लासीफाई करते हैं कि जिस पॉजिटिव, नेगेटिव क्या है वो हम यूज़ कर रहे हैं, और फिर मॉडल को इवोल्यूट कर रहे हैं, वही उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह, एक्यूरेसी वगैरह चेक करके, एंड देन हम उसे विजुअलाइज करें। मतलब स्टेप्स आर सिमिलर, कुछ बस यहाँ मेन के 2-3 स्टेप यहाँ पे अलग हैं, जैसे कि सेंटीमेंट, लेक्सिकन, मॉडल सिलेक्शन, मॉडल को सिलेक्ट करने वाला चीज़, और सेंटीमेंट को क्लासीफाई करने वाली चीज़। देन आ जाता है टेक्स्ट कैटेगराइजेशन, जिसे हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। प्रोसेस है जहाँ हम असाइन करते हैं प्री डिफाइंड कैटेगरीज में, या टेक्सचुअल डेटा को हम प्री डिफाइंड कैटेगरीज में डाल देते हैं, जो भी हमारा डेटा आता है। इससे क्या होता है कि ये भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ करता है, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजिंग, फिल्टरिंग, एनालाइजिंग लार्ज करता है, और लार्ज वॉल्यूम डेटा को एनालाइज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, फिल्टर करता है। इसकी सिंपल डेफिनेशन समझना चाहो तो ये एक टेक्निक है जहाँ हम टेक्स्ट को मीनिंगफुल ग्रुप में कैटेगरी में डाल देते हैं, जैसे कि ये स्पैम है, नॉट स्पैम है, स्पोर्ट्स का डेटा है, या पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी का, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा एग्जांपल दे दिया, रियल लाइफ एग्जांपल। अब आ जाते हैं इसके भी स्टेप्स आर वेरी सिमिलर। डेटा कलेक्शन, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, फीचर एक्सट्रैक्शन, देन मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। वही है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से हम क्या करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं, डेटा प्रोवाइड करते हैं और उसको ट्रेन करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम मॉडल को इवोल्यूट करते हैं फॉर इट्स एक्यूरेसी, प्रिसाइजनेस, रिकॉल, F1 स्कोर, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की हेल्प से, एंड देन प्रिडिक्ट करते हैं। व्हाट इज कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। अब इतना बारी पढ़ लिया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, अब ये होती क्या है जरा वो समझ लेते हैं। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज अ परफॉर्मेंस इवोल्यूशन टूल जो यूज़ किया जाता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में इन अ मशीन लर्निंग। परफॉर्मेंस को इवोल्यूट करने का टूल है जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है मशीन लर्निंग में। ये प्रोवाइड करता है समरी ऑफ प्रिडिक्शन रिजल्ट की, जो प्रिडिक्टेड रिजल्ट है उनकी समरी प्रोवाइड करते हैं कि क्या वो सही है या नहीं है, और उन्हें एक्चुअल जो रिजल्ट है उससे कंपेयर करता है, और ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन मॉडल है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि एक्चुअल पॉजिटिव है और प्रिडिक्टिव वैल्यू ने कहा कि ये ट्रू पॉजिटिव है और फिर फॉल्स नेगेटिव है, एक्चुअली नेगेटिव है और ट्रू इसने कहा फॉल्स नेगेटिव या ट्रू नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझो। ट्रू पॉजिटिव का मतलब है कि मॉडल ने भी पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया और एक्चुअल में भी पॉजिटिव है। ट्रू नेगेटिव मतलब मॉडल ने भी नेगेटिव प्रिडिक्ट किया और एक्चुअल में भी पॉजिटिव है। लेकिन फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है मॉडल ने पॉजिटिव किया है बट एक्चुअली नेगेटिव है, ये टाइप 1 एरर है। और फॉल्स नेगेटिव का मतलब मॉडल ने नेगेटिव कहा है बट एक्चुअली पॉजिटिव है। अब आ जाते हैं TF-IDF, ये भी एक टेक्निक जो अभी ऊपर पढ़ी थी। इसका मतलब होता है टर्म फ्रीक्वेंसी इन्वर्स डॉक्यूमेंट
इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी स्टैटिकल टेक्निक है, यूज़ की जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड कितने इंपॉर्टेंट है, एक डॉक्यूमेंट में जो वर्ड हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है रिलेटिव टू कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कि अगर हम एक डॉक्यूमेंट के जो वर्ड हैं उन्हें कंपेयर करें कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट में तो वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसकी सिंपल डेफिनेशन भी दे रखी है। अब इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो टर्म फ्रीक्वेंसी जो मेजर करता है कि एक जो वर्ड है वो एक डॉक्यूमेंट में कितनी बार आया, और इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ये क्या करता है, जो रेयर वर्ड्स होते हैं उन्हें फाइंड करता है और उनके वेटेज को बढ़ा देता है। अब आ जाता है डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स। डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स इज ए स्ट्रक्चरल टेबल यूज की जाती है टेक्स्ट माइनिंग में एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। ये रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन ऑफ डेटा को एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में। इसके अंदर रो होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट को शो करते हैं कि डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2, कॉलम होते हैं जो वर्ड को शो करते हैं, और सेल जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं कि एक ईच डॉक्यूमेंट में ये जो वर्ड है वो कितनी बार आया है। देन आ जाता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस इज रेफर्स टू यूज ऑफ स्टैटिकल टेक्निक, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एंड डेटा माइनिंग मेथड टू एनालाइज द हिस्टोरिकल डेटा एंड मेक अ प्रिडिक्शन अबाउट द फ्यूचर इवेंट एंड बिहेवियर। प्रिडिक्टिव मतलब प्रिडिक्ट करना चीज़ों को। स्टैटिकल टेक्निक, मशीन लर्निंग और हिस्टोरिकल डेटा की हेल्प से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, मतलब पिछले डेटा को देखते हुए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है, इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव एनालिसिस सिंपल वर्ड में। इसका एम क्या होता है कि जो पास्ट डेटा से हम पैटर्न एनालाइज करते आ रहे हैं उसको अनकवर करना, कुछ रिस्क फैक्टर हमने देखा कि पिछली बारी ये सब हुआ था और फिर फ्रॉड हो गया था, तो उस बेसिस पे हम देख पाएंगे कि इस बार हमें क्या नहीं करना है या क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सब इसमें होता है। और ये बहुत जगह यूज़ होते हैं जैसे कि हमारा बिजनेस, हेल्थ केयर, फाइनेंस, मार्केटिंग, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। इसके फीचर्स क्या है, डेटा ड्रिवन। प्रिडिक्टिव एनालिसिस जो है वो हिस्टोरिकल डेटा और करंट डेटा पर रिलाय करता है, किसी भी पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए हवा में कुछ नहीं होता। ये स्टैटिकल और मशीन लर्निंग मॉडल को यूज़ करता है, जैसे रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, डिसीजन मेकिंग, न्यूरल नेटवर्क। फोकस करता है फ्यूचर इवेंट पे, मतलब डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक में क्या होता है कि हम देखते हैं कि क्या हो गया, डायग्नोसिस में क्या होता है क्यों हुआ है, बट प्रिडिक्टिव क्या होता है फॉरवर्ड लुकिंग है और फ्यूचर पर देखता है। प्रोबेबिलिस्टिक प्रिडिक्शन एक सिंगल आंसर प्रिडिक्ट करने की जगह प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि इतनी प्रोबेबिलिटी है कि ये काम हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेशन एंड स्केलेबिलिटी। अब क्योंकि एडवांस पावर को यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है और लार्ज वॉल्यूम डेटा को बहुत एफिशिएंटली लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा पे बहुत ईजिली अप्लाई हो जाता है, और ये कंटिन्यू अपने आप को इम्प्रूव भी करता रहता है न्यू डेटा के साथ साथ। फिर आ जाता है सिंपल रिग्रेशन मॉडल। सिंपल रिग्रेशन मॉडल एक स्टैटिकल मेथड है, आपने स्टैट्स में भी पढ़ा ही होगा इसे, जो यूज़ करता है, जो रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में। एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे प्रिडिक्टर कहते हैं, एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल जिसे आउटकम कहते हैं। और गोल जो होता है इस मॉडल का वो ये होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या पड़ रहा है, मतलब लीनियर रिग्रेशन का, वो ये बताता है। अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या इक्वेशन क्या है वो आप ये देखो, ये वाली y इज इक्वल्स टू β0 + β1 x + e का मतलब होता है आपका स्टैंडर्ड एरर। ये आगे का बीटा वगैरह वो सब मत देखो, बस इतना देखो, ये जो मेन इक्वेशन है। y का मतलब है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल जो रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, x का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब प्रिडिक्टर, β0 इज ए इंटरसेप्ट, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है y की अगर x 0 हो जाए। तो ये इंटरप्रिटेशन याद करके जाना, इंटरप्रिटेशन लिख कर ज़रूर आना अगर क्वेश्चन आया तो। स्लोप जो होता है वो डिफाइन करते हैं कि अगर x की एक यूनिट में चेंज आया, एक यूनिट से x इंक्रीज हुआ तो y कितना इंक्रीज होगा। और e इज अ एरर टर्म जो कैप्चर करता है रैंडम नॉइस जो होते हैं। पर्पस क्या होता है इसका, प्रिडिक्ट करना वैल्यू x की बेस्ड ऑन y, और अंडरस्टैंड करना स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप की, स्ट्रेंथ कितनी है और डायरेक्शन क्या है रिलेशनशिप का वो समझना। वेरियस एलिमेंट ऑफ द सिंपल रिग्रेशन आउटपुट इंटरप्रिटेशन। देखो आपका जो टॉपिक था ना सिलेबस में, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मल्टीपल रिग्रेशन या सिंपल रिग्रेशन, ये वो है कि क्या क्या हमारी चीज़ें आती हैं जब हम इसे आर में भी चलाते हैं या कहीं और चलाते हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है। सबसे पहले तो वही इंटरसेप्ट आपको समझ आ गया कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई जब x 0 हो जाए। स्लोप आपको पता ही है कि x में अगर एक यूनिट का चेंज आया तो y में कितना चेंज आएगा वो ये बताता है। देन आता है आर स्क्वायर्ड। आर स्क्वायर्ड रिप्रेजेंट करता है कि कितना वेरिएशन जो है y का वो x एक्सप्लेन कर पा रहा है। इसकी वैल्यू 0 से 1 होती है, अगर क्लोजर टू 1 है इसका मतलब बेटर फिटेड मॉडल है। पी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंस टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉफिशिएंट। ये जो कॉफिशिएंट है, ये जो मॉडल है उसका सिग्निफिकेंस स्टैटिकली कितना सिग्निफिकेंट है वो चेक करती है। अगर पी वैल्यू हमारी लेस देन 0.05 है तो सिग्निफिकेंट है। ये ज़रूर याद रखना कि किससे कम है किससे बड़ी, क्राइटेरिया क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, अगर ये लेस देन 0.05 है तो वेरिएबल स्टैटिकली सिग्निफिकेंट है, मतलब रिलेशनशिप जो है
वो अच्छे से सेटअप हो रखा है। देन स्टैंडर्ड एरर मेजर करता है एक्यूरेसी ऑफ कोफिशिएंट एस्टीमेट, जो एस्टीमेट किया गया है मतलब मॉडल की हेल्प से जो वाई की वैल्यू प्रिडिक्ट की गई है वो कितनी एक्यूरेट है। और रेजिडुअल क्या करता है, ये डिफरेंस बताता है ऑब्जर्व्ड और प्रिडिक्टेड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या थी और प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है वाई की, और ये अजम्पशंस को चेक करता है, जैसे होमोडासिटीज एंड द नॉर्मेलिटी की जो अजम्पशन है उन्हें चेक करता है। देन एफ स्टैट जो होता है ना वो जनरली आपका मल्टी कोरिलेशन वाला जो है उसके अंदर आता है, इसके अंदर तो इसका कम यूज़ होता है। टेस्ट करता है ओवरऑल रिग्रेशन मॉडल कितना सिग्निफिकेंट है, क्योंकि मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में क्या होता है आपके कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो एफ टेस्ट वहाँ ज़्यादा यूज़ होता है। टेस्ट करता है ओवरऑल रिग्रेशन मॉडल कितना सिग्निफिकेंट है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल ये वो रेंज देता है जिसके बीच में जो ट्रू कोफिशिएंट वैल्यू है वो लाई करेगी सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे। देन आ जाता है आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड प्रिडिक्शन इंटरवल। ये इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, मैंने दिया है इसके अंदर। बोथ कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड प्रिडिक्शन इंटरवल आर यूज्ड इन रिग्रेशन एनालाइज टू प्रोवाइड अ रेंज ऑफ वैल्यू रिलेटेड टू प्रिडिक्शन। अब ये दोनों ही रिग्रेशन एनालाइज में यूज़ किए जाते हैं। रेंज ऑफ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कि प्रिडिक्टेड वैल्यू जो होगी वो कहाँ लाई करेगी, उसका रेंज प्रोवाइड करता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल की डेफिनेशन क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट द रेंज विद इन विच ट्रू मीन वैल्यू ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सपेक्टेड टू फॉल फॉर अ गिवन लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इंटरवल ये बताता है कि जो हमारी ट्रू मीन वैल्यू है, सही की जो मीन वैल्यू है वो किस रेंज में फॉल करेगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखते हुए, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को लेते हुए। ठीक है, अब सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे पर्पस क्या रहता है इसका, इट गिव अ रेंज ऑफ प्रेडिक्स वैल्यू फॉर एवरेज आउटकम फॉर अ पर्टिकुलर एक्स वैल्यू, कि पर्टिकुलर एक्स वैल्यू कहाँ तक लाई करेगी वो ये बताता है। इसका एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। ठीक है, टिपिकली नैरो देन इसका जो वृत्त होता है वो टिपिकली नैरो होता है प्रिडिक्शन इंटरवल से, बिकॉज ये एस्टिमेट करता है मीन वैल्यू को जिसकी कम वेरिएबिलिटी होती है, मतलब ज़्यादा वेरिएबल तो होती नहीं मीन वैल्यू, आउटलायर ना हो तो ज़्यादा क्या ही वेरिएबल होगी। अब देता है प्रिडिक्शन इंटरवल एस्टिमेट रेंज विद इन विच इंडिविजुअल फ्यूचर ऑब्जर्वेशन इज एक्सपेक्टेड टू फॉल। वहाँ पे मीन वैल्यू कहाँ फॉल कर रही है वो देख रहे थे, बट यहाँ पे इंडिविजुअल फ्यूचर इंडिविजुअल फ्यूचर ऑब्जर्वेशन कहाँ फॉल करेगी ये देख रहे हैं। ठीक है, और ओवरऑल वैल्यू डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बाकी सारी तो चीज़ें चाहिए, वहाँ पे जो मीन है यहाँ पे इंडिविजुअल फ्यूचर ऑब्जर्वेशन है। पर्पस एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया। इसकी जो वृत्त होती है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल से ज़्यादा होती है बिकॉज इट इज़ अबाउट द अनसर्टेन, इसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है बिकॉज ये मीन नहीं लेती है, ये इंडिविजुअल लेती है। अब आ गया इसका डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर्पस क्या रहता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल का पर्पस क्या है, एस्टिमेट करना रेंज फॉर मीन रिस्पॉन्स। यहाँ पे इसका पर्पस क्या है, एस्टिमेट करना रेंज फॉर इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। इंटरप्रिटेशन, वेयर द एवरेज वाई इज एक्सपेक्टेड टू बी, एवरेज वाई कहाँ पे होगा, बट प्रिडिक्शन इंटरवल में सिंगल वाई कहाँ पे होगा वो प्रिडिक्ट करना। इसकी विड्थ नैरो रहती है, इसकी वाइडर रहती है। वेरिएबल अकाउंटेबिलिटी, ओनली अनसर्टेनिटी इज एस्टिमेट द मीन। यहाँ पे अनसर्टिनिटी इन मीन एज वेल एज जो वेरिएबिलिटी है इंडिविजुअल पॉइंट की वो भी होती है, क्योंकि इंडिविजुअल की बात करता है। एप्लीकेशन, ये मीन रिलेशनशिप समझाता है, ये इंडिविजुअल फ्यूचर ऑब्जर्वेशन को बताता है। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोड पे। तो ये मैंने कोड लिखा है कि किस तरीके से हम रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन फाइंड करते हैं आर में। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल कोड है और जो सोल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके आने के थोड़े चांसेस है, तो मैंने डाल दिया था। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम सी की हेल्प से एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमें अभी नहीं पता कौन सा डिपेंडेंट कौन सा इंडिपेंडेंट, हमने डायरेक्टली बस लिख दिया है। सी जो होता है ना, जब हम कई सारी ऑब्जर्वेशन एक साथ दे रहे होते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 मैंने कई सारी वो डाल दी, तो उनको लिखने के लिए हम सी यूज़ करते हैं। ठीक है, उसकी हेल्प से। और ये जो इससे पहले ऑपरेटर है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू की जगह हम इसे यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी हेल्प से हमने ये दो वेरिएबल को लिखा। फिर हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया। डेटा फ्रेम क्रिएट करने की जो कमांड होती है वो सेम ही होती है, डेटा फ्रेम डॉट एक्स कॉमा वाई। डेटा डॉट फ्रेम जो है वो कमांड है, फिर उसमें हमने एक्स और वाई जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो डाल दिए हैं। फिर ये रिग्रेशन मॉडल का मेन जो कमांड है वो ये है, मॉडल lm जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जो इसमें से हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, वाई, डिपेंडेंट वेरिएबल को आगे रखा जाता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पीछे। और फिर डेटा इज इक्वल्स टू, ये डेटा जो मैंने क्रिएटर डेटा फ्रेम में जो डेटा लिखा था ऊपर, डेटा डॉट फ्रेम में जो मैंने डेटा डॉट फ्रेम को जो वैल्यू असाइन की थी डेटा की, वो मैंने डेटा इज इक्वल्स टू डेटा दिया। अगर आप यहाँ पे कुछ और वैल्यू लेते हो तो यहाँ पे डेटा इज इक्वल्स टू वो वैल्यू आपकी हो जाएगी जो भी आप वेरिएबल असाइन करते हो। ठीक है, और अब इस मॉडल की समरी व्यू करने के लिए हम डायरेक्ट समरी
और उसमें मॉडल डाल देते हैं, उसकी समरी पूरी निकल के आ सकती है। प्रिडिक्ट वैल्यू निकालनी है तो याद करके चले जाना, नहीं करनी तो इसे छोड़ देना, इतना कोड भी काफ़ी है। देन आ जाते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन सिंपल लीनियर रिग्रेशन का एक्सटेंशन ही है, जो रिलेशनशिप बताता है डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एंड 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसमें बस इतना ही होता है इक्वेशन में कि यहाँ पे आपका बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 और ऐसे ही सो ऑन चलता रहता है। मतलब कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, x1 x2 x के इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इंटरसेप्ट है और बाकी कॉफिशिएंट है जो चेंज दिखा रहे हैं कि y में क्या क्या चेंज आएगा अगर x की एक एक चीज़ चेंज होती है, और ये एक वेरिएबल का चेंज दिखाता है, दूसरे को एज अ कांस्टेंट होल्ड करता है। अब इसकी प्रिडिक्शन क्या है, इंटरप्रिटेशन देखो मल्टीपल रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन की, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बहुत सेम ही है, एक दो चीज़ें ही कुछ अलग है। तो आप ये देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन लिख दी है, इसमें एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड और ऐड किया गया है बस, और कुछ खास इसमें है नहीं, रोक के पढ़ लेना, कुछ खास ऐसा है नहीं। देन इसका कोड है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का। देखो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का जैसा था ना, बस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे मैंने 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिए, x1 एंड x2, डेटा फ्रेम मैंने वैसे ही क्रिएट किया, सबको डाल दिया। देन उसके बाद जब मॉडल क्रिएट किया है तो यहाँ पे पहले सिर्फ x लिखा था, यहाँ पे x1 प्लस x2 लिखा है, बस इतना ही चेंज है, बाकी समरी निकाल दी। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हेटेरोडायनेसिटी। ठीक है, इज अ रिग्रेशन इन एनालाइज वेयर द वेरिएंस ऑफ एरर रेजिडुअल इज नॉट कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, जब जो वेरिएंस ऑफ द एरर होता है, मतलब जो रेजिडुअल है वो कांस्टेंट नहीं होता, ऑल लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा वेरिएंस ज़्यादा आ रहा है, दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएंस अलग आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये वाली प्रॉब्लम होती है। सिंपल टर्म में बोला जाए तो स्प्रेड ऑफ रेजिडुअल चेंज एज अ प्रेडिक्टेड वैल्यू और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज, जो स्प्रेड है मतलब स्कैटर है, रेजिडुअल चेंज वो चेंज हो जाता है जैसे जैसे हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू और इंडिपेंडेंट वैल्यू चेंज होती है। अभी जो प्रॉब्लम है कि वन की अजम्पशन ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इज होमोडाइसिटी सी, मीनिंग द रेजिडुअल हैव ऑफ द कांस्टेंट वेरिएशन। अभी प्रॉब्लम क्यों है, हेटेरोडायनेसिटी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि हमारा जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो एक अजम्पशन रखता है होमोडाइसिटी सी की, मतलब रेजिडुअल जो होगा वो कांस्टेंट वेरिएशन होगा उसमें सारे वेरिएबल्स में। अब इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, इसकी वजह से इनएफिशिएंट एस्टीमेट हो जाएगा और हमारी बाइस्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर शो की जाएगी। ठीक है, अब कैसे डिटेक्ट करना है, ये डिटेक्ट इंपॉर्टेंट है। पहले रेजिडुअल प्लॉट रेजिडुअल वर्सेस फिटेड, ये हम आगे पढ़ेंगे। रेजिडुअल वर्सेस फिटेड प्लॉट हम क्या करते हैं, जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक तरह का ग्राफ है रेजिडुअल वर्सेस फिटेड, इसकी हेल्प से हम जो है प्लॉट करके देखते हैं कि क्या हो रहा, कैसे ये मतलब शो हो रहा है। ठीक है, ये अगर प्लॉट हमारा पैटर्न या फनल शेप शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि हेटेरोडायनेसिटी एग्जिस्ट कर रही है, और इसका मतलब है कि रेजिडुअल इंक्रीज हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, वर्सेस फिटेड वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब स्टैटिकल टेस्ट, बहुत सारे स्टैटिकल टेस्ट भी हैं, जैसे बीपी टेस्ट है। बीपी टेस्ट क्या करते हैं, वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वाइट टेस्ट, अब इसके अंदर से आपको सिर्फ बीपी टेस्ट याद करना है और ये रेजिडुअल प्लॉट याद करना है, ये दोनों आपके सिलेबस में है, बाकी आप ये छोड़ सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, अब ये एग्जाम्पल है, आप इसे पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब रिजॉल्व कैसे करते हैं इसको, तो आप क्या करो, या तो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे ट्रांसफॉर्म कर दो, यूज़ करो रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर, कैलकुलेट करो हेटेरोडायनेसिटी कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड एरर वाइट किसी मेथड से, और फिर एडजस्ट करो इन्फेरेंस विदाउट चेंजिंग का कोफिशिएंट एस्टीमेट, या फिर वेट लीस्ट स्क्वायर। इसका मतलब है कि आप जो है वेट, जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इम्पॉर्टेंट है, उनको ज़्यादा वेट प्रोवाइड करते हो एज़ कम्पेयर टू लीस्ट सिग्निफिकेंट, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देन मॉडल स्पेसिफिकेशन, समटाइम हेटेरोडायनेसिटी अराइजेस ड्यू टू मिसिंग वेरिएबल्स। अब कभी कभी क्या होता है कि वेरिएबल्स मिसिंग होता है, इस वजह से भी होता है, या इनकरेक्ट फंक्शनिंग फॉर्म होती है, तो आप उन वेरिएबल्स को ऐड कर दो। अब आता है मल्टीकुलरिटी। मल्टीकुलरिटी ऑकर होती है जब मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, ये जो होती है ये मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में होती है जब टू या मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स खुद से कोरिलेट हो जाते हैं। देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल खुद से कोरिलेट नहीं होने चाहिए, वो डिपेंडेंट वेरिएबल से कोरिलेट होने चाहिए, बट यहाँ खुद से कोरिलेट हो जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि एक्यूरेसी ख़त्म होती है, अनस्टेबिलिटी और अनरिलायबल एस्टीमेट होता है, और ये रिड्यूस करता है स्टैटिकल पावर को। अब इसका एग्जांपल मैंने दे रखा है, आप समझ सकते हो। अब इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो एक तो कोरिलेशन मैट्रिक्स है। कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या होती है कि कोरिलेशन मैट्रिक्स मतलब पूरा मैट्रिक्स तो आप समझते हो, मैट्रिक्स निकलती है। अब इस मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कितना रिलेटेड है वो पता चलता है।
ठीक है। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल से 95% रिलेटेड है, मतलब मल्टीकुलरिटी का इशू अराइज हो रहा है। तो एक तो कोरिलेशन मैट्रिक्स स्केल से, एक वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है। बीपी टेस्ट और बीआईएफ टेस्ट आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, लिखने को मैं तो बोल रही हूँ आएगा ही, आप इसे पढ़ के जाना। वीवीआईएफ मेजर करते हैं कि कितना वेरिएशन हो रहा है रिग्रेशन कोफिशिएंट में ड्यू टू मल्टीकुलरिटी। अब इसका रूल थंब क्या है कि अगर VIF 1 है मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है, अगर VIF 1 से 5 के बीच में मतलब मॉडरेट है, लेकिन अगर 5 से बड़ा है, कभी कभी 10 से बड़ा है, तो हाई मल्टीकुलरिटी कंसर्न रहता है। अब रिजॉल्व कैसे करना है इसे, जो कोरिलेटेड हाईली कोरिलेटेड प्रिडिक्टर्स को या तो आप रिमूव कर दो, या फिर उन वैल्यूज़ को कंबाइन कर दो, या फिर ये कुछ टेक्निक्स है इन्हें यूज़ कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो ज़्यादा डेटा। स्मॉल सैंपल की वजह से भी कभी कभी मल्टीकुलरिटी आ सकती है, तो आप ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अब आ जाता है रेसिडुअल वर्सेस फिटेड प्लॉट। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था रेसिडुअल वर्सेस फिटेड, अभी से मैंने और इसे डिस्क्रिप्टिव वे में यहाँ समझा रही हूँ। देखो, रेसिडुअल वर्सेस फिटेड एक डायग्नोस्टिक ग्राफ है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है रिग्रेशन एनालाइज में एक्सेस करने के लिए कि हाउ वेल मॉडल फिट द डेटा एंड चेक सम ऑफ द की अजम्पशंस को चेक करने के लिए। अब रेसिडुअल का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यू एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू। और फिटेड वैल्यू का मतलब होता है कि प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है, जो हम वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की बेस्ड ऑन द रिग्रेशन मॉडल फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पर्पस क्या होता है इनका, अजम्पशन चेक करना होमोडायसिटी की, और नॉन लिनियरिटी को चेक करना, आउटलायर कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो देखना, और चेक करना कि अगर जो रेसिडुअल है वो सेंटर्ड अराउंड 0 है या नहीं, जो कि नेसेसरी होता है गुड फिट के लिए। अगर रेसिडुअल सेंटर्ड अराउंड 0 होता है तो वो गुड होता है फॉर द इट इज़ नेसेसरी फॉर अ गुड फिट। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर रेंडम स्कैटर्ड हो रखा है अराउंड द 0 सजेस्ट दैट मॉडल फिट द डेटा वेल, मतलब 0 के अराउंड स्कैटर्ड है मतलब मॉडल बढ़िया है। फनल शेप है, हेटेरोडेंसिटी एग्जिस्ट कर रही है। अगर पैटर्न है जैसे कर्व है या सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर आ रहा है, मतलब नॉन लिनियरिटी है, मिडिंग मॉडल में भी मिसिंग की वेरिएबल्स, मतलब मॉडल के अंदर जो की वेरिएबल्स हैं वो मिस हो रखे हैं, ठीक है। क्लस्टर या आउटलायर है, तो ये इंडिकेट करते हैं कि सर्टेन ऑब्जर्वेशन जो है डेटा की उन्हें इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। अब आ जाता है बीपी टेस्ट। ये हेटेरोडेंसिटी को शो करता है बीपी टेस्ट। अब इसका मैंने पूरा कोड दे रखा है। बीपी टेस्ट का कोड क्या है कि आपको सबसे पहले LM टेस्ट जो पैकेज है वो इंस्टॉल करना होता है, अगर वो नहीं होता फिर LM पैकेज को लोड करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं लाइब्रेरी, और फिर आपका जो भी पैकेज है LM टेस्ट। अब रिग्रेशन मॉडल, लीनियर रिग्रेशन मॉडल कैसे होता है वो तो आपने देख ही लिया था। बाय जो डिपेंडेंट वेरिएबल वो आगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे पीछे, और डेटा में अब यहाँ पे मेरा डेटा जो है योर डेटा करके है, तो इसलिए डेटा इज इक्वल टू योर डेटा। अब बीपी टेस्ट कैसे आता है, अब आपको बस ये मॉडल बन गया ना यहाँ तक रिग्रेशन का, अब बस बीपी टेस्ट लिखना है और मॉडल लिख देना है, ठीक है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन बहुत मस्त है, प्लीज़ याद करके ज़रूर जाना। देखो, अगर आपकी पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है, अगर आपकी पी वैल्यू लेस देन 0.05 है, मतलब कि हेटेरोडेंसिटी एग्जिस्ट कर रही है, हेटेरोडेंसिटी आपकी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब आपकी जो हाइपोथेसिस है वो वायलेट हो रही है, ठीक है। और फिर आ जाता है आपका VIF टेस्ट। इसका जो कोड है वो ये है कि आपको इसके लिए कार पैकेज इंस्टॉल करना होता है, फिर लाइब्रेरी की हेल्प से आप उसे लोड करते हो सिस्टम में, फिर मॉडल, आपने पूरा मॉडल लिख दिया, फिर आप जो है कैलकुलेट करोगे, VIF फंक्शन लगाओ और मॉडल डाल दो बस, ठीक है। अगर VIF 1 है तो नो मल्टीकुलरिटी, अगर आपका VIF 1 to 5 है मॉडरेट मल्टीकुलरिटी, और अगर 5 से भी बड़ा है, कभी कभी 10 से भी बड़ा होता है, तो हाई मल्टीकुलरिटी। ये इसी के साथ आपका जो 5th यूनिट है वो कंप्लीट हो गया है। आपने 5th यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ ली होगी और अपने 25 नंबर पक्के कर लिए होंगे। तो अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यूनिट 1 जो कि 15 मार्क्स की आ रही है और सबसे सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। तो हम पढ़ने वाले हैं डेटा साइंस के बारे में। डेटा साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसके अंदर स्टार्ट, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग सब कुछ आता है, और इसमें से इन सब की हेल्प से इन सबको कंबाइन करके मीनिंगफुल इंसाइट और नॉलेज ड्रॉ करती है डेटा में से। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, एनालाइजिंग डेटा एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन बाय यूजिंग अ पैटर्न टू हैव इवॉल्व्ड। इसमें क्या होता है कि हम गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं डेटा को और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं उस डेटा के बेसिस पे। ये बहुत ही वर्सेटाइल है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउ करता है कि वो अपने डिसीजन मेकिंग को इन्हांस करे और अपना प्रिडिक्टिव एनालाइज परफॉर्म करे, और जो हिडन पैटर्न है
उसको भी डिस्कवर करें डेटा सेट में से। डेटा साइंस जो है वो कई सारी चीज़ों में अप्लाई होता है, जैसे बैंक, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, और सर्व करता है क्रिटिकल एप्लीकेशन, ऑप्टिमाइजिंग रूट, फोरकास्ट द रेवेन्यू एंड क्रिएट द टारगेटिंग प्रमोशनल ऑफर, एंड इवन प्रिडिक्ट करता है इलेक्शन आउटकम भी। अब डेटा एनालिस्ट कंबाइन करता है एक्सपर्टीज़ मशीन लर्निंग की, स्टार्ट्स की, प्रोग्रामिंग की, मैथमेटिक्स की एंड डेटाबेस मैनेजमेंट की, और इन सारी सबकी स्ट्रेंथ के साथ रॉ डेटा पे काम करता है, इन सबको एक साथ लेके आता है और मीनिंगफुल इंसाइट ड्रॉ करता है। डेटा साइंस जो है, डेटा साइंस को यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन अपनी कैपेबिलिटी को टैप कर सकते हैं और डिस्कवर कर सकते हैं फुल पोटेंशियल उस डेटा में से। वो अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और कस्टमर के एक्सपीरियंस को इन्हांस कर सकते हैं, और वो उन्हें डेटा साइंस ऑर्गेनाइजेशंस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी प्रोवाइड करता है। सो इसी के साथ मैंने आपको समझा दिया कि डेटा साइंस क्या होता है। देन अब आ जाता है डेटा एंड इट्स टाइप। देखो ये पूरा जो कंटेंट है ना, आपके बिल्कुल सिलेबस के टॉपिक वाइज टॉपिक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि फालतू पढ़ाया जा रहा है, या कुछ भी ऐसा नहीं है कि छोड़ा जा रहा है, सब कुछ इसके अंदर है। अब आ जाता है डेटा एंड इट्स टाइप। तो डेटा क्या है? रॉ मटेरियल है जिससे हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि न्यूमरिक, टेक्स्ट, ऑब्जर्वेशंस या फिर रिकॉर्डिंग्स। डेटा स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड मतलब वो प्री डिफाइंड कैटेगरी के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होता है, जैसे कि लिस्ट, टेबल, स्प्रेडशीट। और डेटा अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, जो कि ऑर्गेनाइज नहीं होता। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे आपका पैरा ऑफ द टेक्स्ट, सैटेलाइट इमेज, जिसे प्रोसेस करना पड़ता है, स्ट्रक्चर्ड बनाना पड़ता है एनालाइज करने से पहले। डेटा हैव मीनिंग एंड द वैल्यू बट दे आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, जब तक हम उन्हें प्रोसेस ना करें और स्टैटिकल टेक्निक्स अप्लाई ना करें। Such method are a way of summarizing a data so that the meaning become clear। अब ये जो मेथड होते हैं, स्टैटिकल मेथड, इनसे क्या करते हैं, हम डेटा को समराइज़ करते हैं ताकि वो मीनिंगफुल हो जाए और उनका मीनिंग जो है, जो हम नहीं देख पा रहे थे पहले, वो क्लियर हो जाए। स्टैटिकल मेथड अप्लाई किए जाते हैं डेटा पे ताकि हम डेराइव कर सकें मीनिंग और उनका रिलेशनशिप फाइंड कर सकें। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा in order to choose the appropriate method for analyzing a data and presenting a result। we need to understand कि डेटा किस टाइप का है ताकि हम एनालाइज कर सके डेटा को और उसके रिजल्ट को प्रेजेंट कर सके। डेटा जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। इट कैन बी क्वालिटेटिव विच इज़ कॉल्ड कैटेगरियल, एंड इट कैन बी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा फर्दर डिवाइड होता है नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा में। क्वांटिटेटिव डेटा फर्दर डिवाइड होता है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में, और ऑल्सो नोन एज न्यूमेरिकल डेटा। मतलब क्वांटिटेटिव डेटा को हम न्यूमेरिकल डेटा भी कहते हैं। अब क्वालिटेटिव डेटा कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। क्वालिटेटिव डेटा आपको पता ही होगा कि किसी चीज़, जेंडर के बारे में, लैंग्वेज कौन सी बोली जाती हैं, टाइप ऑफ डिसीज़ क्या है, क्लोथ का साइज़ क्या है, इन सब के बारे में बताता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, और एग्जाम्पल्स आपको एग्ज़ाम में ज़रूर लिख के आने। एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी है, जैसे कौन सी लैंग्वेज एक पर्टिकुलर इंसान बोल सकता है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश, कई सारी लैंग्वेज वो बोल सकता है। द कैटेगरीज आर रेफर्स टू एज क्लास एंड क्लासिफिकेशन। कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि क्लासिफिकेशन कर दिया हमने डेटा को। एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ करेक्टरिस्टिक शुड बी इन अ वन एंड ओनली वन कैटेगरी। जो भी एक पॉसिबल वैल्यू है करेक्टरिस्टिक की, वो एक ही कैटेगरी में आनी चाहिए। जब कैटेगरी का कोई इनहेरिटेंट ऑर्डर नहीं होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जब कैटेगरी का कोई इनहेरिटेंट ऑर्डर नहीं होता है तो उस डेटा को नॉमिनल कहा जाता है। यही डिफरेंस है बस नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा में। डेटा वैल्यू इन सच केस आर लेबल। ये जो डेटा वैल्यू होती है ना, इस केस में सिर्फ लेबल्स की तरह काम करती है, जैसे टाइप ऑफ डिसीज, जेंडर, एथेनिसिटी, टाइप ऑफ पैट, आई कलर, कि आपके आई का कलर कैसा हो सकता है, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ऐसा हो सकता है। जेंडर क्या हो सकता है, मेल, फीमेल, अदर हो सकता है। नॉमिनल डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी देख ली हमने, प्रोपोर्शन देख लिया, परसेंटेज देख लिया, क्रॉस टैबुलेशन, मोड देख लिया। लेकिन इसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, जैसे कि आप करना चाहो प्लस, एडिशन, वो सब आप नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ क्वालिटेटिव डेटा। इसको हम विजुलाइज भी कर सकते हैं पाई चार्ट और बार ग्राफ की हेल्प से। अब आ जाता है हमारा कैटेगरियल और क्वालिटेटिव डेटा का सेकंड टाइप, ऑर्डिनल वैल्यू। ऑर्डिनल वैल्यू रिप्रेजेंट कैटेगरियल डेटा दैट हैव अ ऑर्डर। ऑर्डिनल डेटा का मतलब क्या है, यहाँ पे कैटेगरियल वैल्यू होते हैं लेकिन उनका एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर डेटा आर वेरी सिमिलर टू द नॉमिनल डेटा बट द नेम इम्प्लाइज दे हैव द ऑर्डर, एंड ऑर्डर इज द इंपॉर्टेंट। द कैटेगरी फॉलो सम लॉजिकल ऑर्डर, जैसे कि साइज का कैटेगराइज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक पूरा ऑर्डर है कि ऐसा नहीं होगा कि मीडियम पहले, स्मॉल बाद में, लार्ज बीच में, पूरा ऑर्डर है। दैट इज स्मॉल, देन यू गो टू द मीडियम एंड दैट इज द लार्ज। सिमिलरली नॉमिनल डेटा की तरह ही ऑर्डिनल डेटा को भी आप समराइज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। लेकिन ऑर्डिनल डेटा को आप परसेंटाइल, मीडियन मोड में भी डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। और ऑर्डिनल डेटा न्यूमरिक, अगर न्यूमरिक हो आपका ऑर्डिनल डेटा तो आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज भी उसकी निकाल सकते हो। अब आ जाता है हमारा क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा को हम
न्यूमेरिकल डेटा कहते हैं। ये डिस्क्रीट हो सकता है, कॉन्टिन्यूस हो सकता है। डिस्क्रीट का मतलब होता है जब डेटा वैल्यू बहुत ही अलग अलग होती है और सेपरेट होती है, और इनसे हम कोई सर्टेन वैल्यू मतलब कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता इनसे। डिस्क्रीट डेटा कैन ओनली बी काउंटेड, सिर्फ काउंट कर सकते हो आप, जैसे पॉपुलेशन कितनी है, नंबर ऑफ कार्स कितनी है। कॉन्टिन्यूस डेटा ऑन अ अदर हैंड उसको हम मेजरमेंट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसकी हेल्प से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपका हाइट कितना है, उसको हम मेजरमेंट यूज़ करते हैं, वेट कितना है, डिस्टेंस कितना, मेजर कर सकते हैं। बट हम डिस्क्रीट डेटा को सिर्फ काउंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है। टाइप ऑफ डेटा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसलिए इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, अच्छे से समझ लो। अपार्ट फ्रॉम द टाइप ऑफ डेटा, जो क्वालिटी है डेटा की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप बेकार क्वालिटी का डेटा ले आते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर देगा, कोई फ़ायदा होगा नहीं उसे एनालाइज करने के लिए। और क्वालिटी इज़ समथिंग दैट इज़ इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द एंटायर डेटा जर्नी। और इसीलिए डेटा क्वालिटी के 6 एक्सपेक्ट है जो इसमें बताए गए हैं, दैट इज़ रिलीवेंसी, एक्यूरेसी, टाइमलेस, इंटरप्रेटेबिलिटी, कोहेरेंस एंड एक्सेसिबिलिटी। रिलीवेंस का मतलब है कि डेटा जो है या आपका जो स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन है वो कितना ज़्यादा यूज़र की नीड को मीट कर रहा है, मतलब क्या ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए मैटर करती है, क्या ये जो पूरा मेरे को डेटा मिल रहा है ये मेरे लिए किसी काम का है, दैट इज़ रिलीवेंस। एक्यूरेसी का मतलब है कि कितना रियलिटी ये दिखा रही है, कि क्या जो चीज़ रियल में हुई है वही इस डेटा में रिप्रेजेंट है या फिर नंबर इंटरप्रेट कर दिए, मैनिपुलेट कर दिए। टाइमलेसनेस मतलब ये कि कौन से टाइम पे हमें डेटा अवेलेबल हो। कई बार क्या होता है कि जब डेटा डिले हो जाता है ना तो उसका कोई काम नहीं रहता। जैसे स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको अभी की इन्फॉर्मेशन मिल रही है और उसे आपसे बाय सेल कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप 15 दिन पुरानी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बाय सेल कर रहे हो तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं, आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। तो डेट इज टाइमलेसनेस। इंटरप्रेटेबिलिटी, जो इन्फॉर्मेशन पीपल समझ ही ना पाए, इंटरप्रेट ही ना कर पाए, ऐसे डेटा का इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा क्या। आप मेरे को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो कि स्टार्ट में ये है वो है, और मैं तो स्टैटिशियन हुई नहीं, मुझे पता ही नहीं कुछ, मेरे को पता ही नहीं कि ये वैल्यू क्या, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एफ स्टार्ट क्या है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसलिए मीटा डेटा लगाया जाता है। मीटा डेटा क्या होता है, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन होती है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए लगाते हैं ताकि इंटरप्रेटेट कर पाए इंसान। कोहेरेंस को 2 पार्ट में स्प्लिट किया है, कंसिस्टेंसी एंड कोमालिटी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि सेम कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और मैथड ओवर अ टाइम, बट कोमालिटी का मतलब होता है कि सेम और सिमिलर कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और मैथड अक्रॉस द डिफरेंट स्टैटिकल प्रोग्राम। देखो, अगर एक अच्छी कंसिस्टेंसी होगी और अच्छी कॉमनलिटी होगी, देन ये आपके लिए ईजियर होगा कि आप जो डिफरेंट स्टडीज़ हैं उनके रिजल्ट को कंपेयर कर सको। अगर रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा मतलब सिमिलर डेटा स्टार्ट्स यूज़ ही ना हो रहा हो, सिमिलर एप्लीकेशंस ही ना हो रही हो, तो फिर आप उसे कंपेयर कैसे करोगे। ठीक है। देन एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि कितनी आसानी से आपको डेटा मिल गया है। ठीक है। व्हेन डिटरमाइनिंग वेदर अ डेटा इज एक्सेसिबल, तो आपको ध्यान रखना है कि जो डेटा आपको मिला है, ऐसा नहीं कि डेटा तो भाई कहीं भी इतना डेटा है आप एक्सेसिबल कर पा रहे हो, बट वो डेटा मीनिंगफुल डेटा भी होना चाहिए जो आप एक्सेसिबल कर रहे हो, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, अकाउंटेबल, इंटरप्रेटेबल होना चाहिए। अब आ जाते हैं डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा एनालाइज। ये भी आपके सिलेबस में लिखा है, आप देख लेना जाके। डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालाइज 2 टर्म्स हैं जो कि कई बार इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, बट इन दोनों का डिफरेंट मीनिंग है, और जब हम काम करते हैं तो ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है होल प्रोसेस, ये पूरे प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, और डेटा एनालाइज डेटा एनालिटिक का ही सबसेट है। डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एग्जामिन डेटा सेट इन अ ऑर्डर, ताकि हम कोई ट्रेंड, पैटर्न या रिलेशनशिप फाइंड कर सकें और एक डिसीजन ले सकें। इसके अंदर वेरियस टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक और प्रोसेस होते हैं जिसमें डेटा को हम एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं मीनिंगफुली। डेटा एनालिटिक जो है वो अप्लाई किया जाता है ताकि हम आंसर कर सके कुछ क्वेश्चंस को, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, कोई आउटकम प्रिडिक्ट कर सके। और इसीलिए डेटा एनालिटिक्स के 4 टाइप है। पहला डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, ये समराइज करता है पास्ट डेटा को, डिस्क्राइब करता है कि क्या हुआ, ये किस चीज़ का आंसर देता है, व्हाट हैपेंड। आप इसे याद रखो कि किस चीज़ का आंसर दे रहा है, व्हाट हैपेंड। आइडेंटिफाई, हिस्टोरिकल डेटा की हेल्प से ये ट्रेंड और जो पैटर्न है उसको भी आइडेंटिफाई करता है और देखता है कि क्या हुआ है। इसके अलावा ये इंसाइट प्रोवाइड करता है पास्ट परफॉर्मेंस में, जैसे कि एग्जाम्पल देखो इसका, हाउ वेल अ बिजनेस परफॉर्म लास्ट ईयर, कितने अच्छे से बिजनेस ने पिछले साल काम किया। तो ये क्या डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक है कि पिछली पूरी समरी आपको बताई जा रही है। देन डायग्नोस्टिक एनालिटिक, इसमें क्या होता है कि आप एक स्टेप अहेड जाते हो और आप ये देखते हो कि जो पिछला हुआ वो तो हो गया, बट वो क्यों हुआ, वाई इट इज़ हैपेंड। जैसे कि आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स गिर गए, फिर आपने देखा कि गिर तो गए बट क्यों गिरे। अब आ जाता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक। इसमें क्या होता है कि पिछले डेटा को देख के, स्टैटिकल टेक्निक्स को यूज़ करके आप ये देखते हो
कि जो हुआ ठीक है, एक स्टेप और आगे जाते हो और देखते हो व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन, कि क्या होने वाला है। जो हुआ क्यों हुआ पता चल गया, अब क्या होने वाला है वो देखते हो। जैसे कि सेल्स ट्रेंड, अपकमिंग 6 मंथ में क्या आपके सेल्स के ट्रेंड होंगे, आप वो प्रिडिक्ट करो। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक क्या कहता है, सजेस्ट करता है एक्शंस बेस्ड ऑन ऑल 4, जो आपने ये तीनों पढ़े ना ऊपर के, इन सब के बेसिस पे सजेशंस बताता है कि जो हुआ, जो होना था, जो होगा वो ठीक है, बट अब क्या आप एक्शंस ले सकते हो जो होने वाला है उसके लिए, व्हाट शुड बी डू। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक रिकमेंडेड करता है सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, मिनिमाइज करने के लिए रिस्क और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने पास डेटा देखा इन्वेंट्री लेवल का, सप्लायर की परफॉर्मेंस का और शिपिंग पाथ क्या था, उसकी हेल्प से आपने प्रिस्क्रिप्टिव एनालाइज किया और सजेस्ट किया कि किस तरीके से आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर सकते हो। अब इसका ना पूरा ये टेबल है, रोक के पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से इसमें दे रखा है। अब आ जाता है डेटा एनालाइज। हमने डेटा एनालिटिक तो पढ़ लिया, अब डेटा एनालिसिस पढ़ते हैं। डेटा एनालिसिस में क्या होता है, इंस्पेक्टिंग, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड मॉडलिंग अ डेटा टू डिस्कवर यूजफुल इन्फॉर्मेशन, ड्रॉ कंक्लूजन एंड सपोर्टेड डिसीजन मेकिंग। ये मोस्टली फोकस करता है कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए डेटा में से, वेदर क्वालिटेटिव, कुछ भी डेटा हमारा कुछ भी हो सकता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। अब जो डेटा एनालिसिस का प्रोसेस है उसके नंबर ऑफ स्टेप्स है। पहला डेटा कलेक्ट करना, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर डेटा को क्लीन करना, मिसिंग वैल्यूज़, इनकन्सिस्टेंसी सब हटा दी। फिर डेटा को एक्सप्लोर कर लिया, फिर डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लिया, मतलब उस फॉर्मेट में आप लेके आ गए जिस फॉर्मेट में ज़रूरत थी, ठीक है। फिर डेटा को मॉडल बनाया, रिग्रेशन एनालाइज यूज़ करके, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, टाइम सीरीज एनालिसिस। अगर आप 5th यूनिट कंप्लीट करके आए हो तो आपको सब समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बता रही हूँ, क्योंकि सब 5th यूनिट में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। और फिर लास्ट में डेटा इंटरप्रेट करना, कि आपने जो भी डेटा मॉडलिंग की है उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाल रहे हो और रिजल्ट को इंटरप्रेट कर रहे हो, और कुछ जो स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं उनके आंसर कर रहे हो। अब देखो, अब यहाँ पे आ जाता है पूरी समरी। ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, पूरा स्ट्रक्चर्ड आंसर है, कि अगर आपका आ जाता है ना डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिटिक एंड डेटा एनालाइज, ऐसे ही लिख के आ जाना पूरा का पूरा, अच्छे, मतलब कोई मार्क्स काट ही नहीं सकता। पूरा स्ट्रक्चर्ड आंसर प्रोवाइड कर दिया मैंने आपको। डेटा एनालिटिक मोर कॉम्प्लेक्स फील्ड है जिसके अंदर वेरियस टेक्निक, टूल्स और प्रोसेसेस आते हैं एनालाइज करने के लिए डेटा, बट जो डेटा एनालिसिस है वो डेटा एनालिटिक का ही सबसेट है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्लीनिंग अप, ट्रांसफॉर्मिंग और इंटरप्रेटिंग। की डिफरेंस जो है ना वो इनके पर्पस में लाई करता है। जैसे कि जो डेटा एनालिटिक है उसका काम होता है आइडेंटिफाई करना हिडन इनसाइट और पैटर्न्स को, ताकि बिजनेस डिसीजन हम ले सकें या प्रिडिक्शन कर सकें। बल्कि जो डेटा एनालिसिस है उसका एम होता है कि जो डेटा है उसमें से मीनिंग, मतलब डेटा का मीनिंग एक्सट्रैक्ट करे। इन्फॉर्मेशन तो वो भी निकालता है, लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चंस और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दे रखा है। मान लो एक बिजनेस है, वहाँ पर डेटा एनालिटिक्स क्या हेल्प करेगा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, कस्टमर के एक्सपीरियंस को बढ़िया बनाने के लिए, सेल ट्रेंड फोरकास्ट करने के लिए। बट जो डेटा एनालिसिस है वो क्या करेगा, जो वो बिजनेस की परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करेगा। डेटा ड्रिवन डिसीजन, डेटा दे देगा किसी डिसीजन को लेने के लिए, इतना काम करेगा। लेकिन डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालाइज दोनों साथ में काम करते हैं, और लेकिन डेटा एनालिटिक्स होलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करता है, वहीं पे डेटा एनालिसिस एक्सट्रैक्ट करता है पर्टिकुलर कंक्लूजन निकालने के लिए, ठीक है। अब आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिक्स इन बिजनेस। अब किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स का क्या एप्लीकेशन है बिजनेस में, ठीक है। तो सबसे पहला है पावरफुल एप्लीकेशन, सबसे ज़्यादा ये है कि कस्टमर के बिहेवियर और प्रीफरेंस को समझने में हेल्प करता है। अगर आप कस्टमर के बिहेवियर और प्रीफरेंस को समझोगे तो बिज़नेस उसी हिसाब से उनका कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो पर्सनलाइज कर देगा, और पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस देगा, जिसकी वजह से सेल बूस्ट होगी और ये कस्टमर की इंगेजमेंट को भी बढ़ाता है। अब इसका एग्जांपल है आपका रिटेलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर वगैरह भी इसमें आता है। वो क्या करते हैं कि सेगमेंट करते हैं, कस्टमर का सेगमेंट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि उनकी फ्यूचर नीड क्या होगी, और उस हिसाब से अपना मार्केटिंग कैंपेन भी चलाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अमेज़ॉन पे, आप अमेज़ॉन पे अपना एक कोई प्रोडक्ट सर्च कर लो, फिर उसके बाद उसके जैसे एसेसरीज प्रोडक्ट आ जाते हैं। आपने क्या परचेज़ किया, उसके बेसिस पर वो आपको नए नए रिकमेंडेशन देने लगता है, वही सब इसमें आता है। फिर आ जाता है बिज़नेस को इम्प्रूव करता है, इम्प्रूविंग अ बिज़नेस प्रोसेसेस। जैसे कि अगर आप इन्वेंट्री, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक और वर्क परफॉर्मेंस को अगर स्टडी करते हो तो ये उस बिजनेस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करने में हेल्प करता है। जैसे कि इंडिया का जो लार्जेस्ट रिटेलर है वॉलमार्ट, वो क्या करता है, प्रिडिक्टिव एनालाइज करता है ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अपनी इन्वेंट्री मैनेज को
देखता है, मतलब प्रिडिक्टिव एनालिसिस की हेल्प से इन्वेंट्री मैनेजमेंट को मैनेज करता है। ये क्या करता है, सीजनैलिटी देखता है डिमांड की, कि पर्टिकुलर गुड की किस सीज़न में कितनी डिमांड थी, और उस हिसाब से ही सामान मंगाता है, जिसकी वजह से फालतू में पैसा लगा के इन्वेंट्री उसकी इकट्ठी भी नहीं होती है, और उसका जो पैसा जो बचा हुआ होता है वो कहीं और इन्वेस्ट करके पैसे भी कमा लेता है। ठीक है, अब आ जाता है कंपनी फाइनेंशियल डिसीजन में हेल्प करता है। इसकी हेडिंग क्या लिखोगे, फाइनेंशियल डिसीजन। देखो, कंपनी को बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब इसकी हेल्प से ये फोरकास्ट कर सकते हैं रेवेन्यू को, मैनेज कर सकते हैं बजट क्या है, और फाइनेंशियल रिस्क को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि बैंक जो है वो किसी भी पर्सन की क्रेडिट वर्थनेस देख सकता है जो कि अप्लाई कर रहा है लोन को, और अगर उन्हें लगेगा कि प्रिडिक्टिव एनालिसिस के बेसिस पे कि ये जो है लोन चुका देगा तो बैंक उसे लोन दे देगा। बट अगर उसे लगेगा कि नहीं चुका सकता तो या तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा ताकि जल्दी से वो पहले कवर कर ले, या फिर लोन देगा ही नहीं। ठीक है, फिर आ जाते हैं मार्केटिंग टीम। मार्केटिंग टीम की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आपके कैंपेन में कैसी परफॉर्मेंस रही है वो आपको पता लगता है इसकी हेल्प से। कस्टमर का सेगमेंटेशन करने में हेल्प करता है, और आपकी जो भी पैसा आप खर्च करो वो ऑप्टिमाइज वे में खर्च करो बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ पे, वो ये हेल्प करता है। और ये कस्टमर के बिहेवियर को समझ के आप अकॉर्डिंग टू देम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाओ, इसमें भी हेल्प करता है। जैसे कि नेटफ्लिक्स क्या है, नेटफ्लिक्स जो है वो कस्टमर के व्यू डेटा जो भी कस्टमर ने देखा है उसको देख लेता है, उसके हिसाब से ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करता है जो कि हाईली स्पेसिफिक होता है और यूज़र की प्रीफरेंस के हिसाब से होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में। देखो, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर एप्लीकेशन बिजनेस में ही पूछी गई है, तो ये सारी बिजनेस ओरिएंटेड ही हैं। ठीक है, इधर उधर की कुछ नहीं है। ह्यूमन रिसोर्सेज में जैसे कि एम्प्लॉय का टर्नओवर रिड्यूस करता है, ऑप्टिमाइज़ करता है हायरिंग प्रोसेस को, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देखता है। ठीक है, कैसे जो जॉब परफॉर्मेंस एम्प्लॉय का जॉब परफॉर्मेंस देख के सेटिस्फेक्शन सर्वे इन सबको एनालाइज करके सजेस्ट करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि एम्प्लॉय का टर्नओवर रिड्यूस हो, और उसमें हेल्प करता है। देन आ जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। स्मूथ ऑपरेशन के लिए और कस्टमर की डिमांड को मीट करने के लिए सप्लाई चेन तो बहुत ही ज़रूरी है। तो डिमांड फोरकास्ट करके सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन बना के और मिनिमाइज़ करके डिस्ट्रप्शन, ये क्या करता है कि आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हेल्प करता है, एफिशिएंटली सबकी सप्लाई चेन को मैनेज करता है। देन आ जाता है न्यू प्रोडक्ट। अगर आपको कोई भी नया प्रोडक्ट लेके आना है मार्केट में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कस्टमर क्या चाहता है, कैसा प्रोडक्ट चाहिए उसे बताता है। फिर इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है, उस सबको एनालाइज करके आपको बताएगा कि आपको कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका नया प्रोडक्ट सक्सेसफुल होता है। अब आप इसे पढ़ लेना अगर और आपको पढ़ना है। देन आ जाता है हमारा बिग डेटा एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। अब बिग डेटा क्या है, यहाँ पे ना बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है कि बिग डेटा क्या है। मान लो कि आप एक शॉपिंग मॉल में गए हो और वो शॉपिंग मॉल में क्या चल रहा है, फ्राइडे सेल चल रही है और वहाँ पे लाखों लोग शॉपिंग कर रहे हैं और हर मिनट पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ बाय कर रहा है, जिसकी वजह से डेटा जनरेट हो रहा है। जैसे कि किसने बाय किया, कब बाय किया, कितने पैसे इन्वेस्ट किए, और इसी को हम कहते हैं बिग डेटा। बिग डेटा का मतलब क्या होता है कि आप इतना सारा डेटा, बिग डेटा का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। सो बिग डेटा का मतलब क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज़ लार्ज इन वॉल्यूम। ऑब्वियसली जो बार बार जनरेट हुआ है टाइम के साथ, इस वजह से वो इतना बड़ा हो गया है और इसे मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, स्टोर करना भी डिफिकल्ट होता है ट्रेडिशनल टेक्निक से। मतलब ट्रेडिशनल मेथड से आप नहीं कर सकते बट नए मेथड से कर सकते हो। तो बिग डेटा की प्रॉपर ये डेफिनेशन है कि बिग डेटा रेफर्स टू एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट दैट आर टू कॉम्प्लेक्स, वास्ट एंड फास्ट मूविंग टू बी प्रोसेस, स्टोर एंड एनालाइज यूजिंग अ ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग मैथड। ये क्या होता है, इट इज़ एक्यूमुलेशन, मैनेजमेंट एंड एनालाइज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ताकि हम किसी पैटर्न को एक्सपोज कर सके, ट्रेंड एनालाइज कर सके। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखो तो इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल ले लो कि हर मिनट कोई ना कोई फोटो वीडियो शेयर होती रहती है, ट्विटर जनरेट करता रहता है मिलियन ऑफ ट्वीट। तो ये सब जो एग्जाम्पल है वो बिग डेटा के। अब ये क्वेश्चन मैंने बहुत देखा है, 5V ऑफ द बिग डेटा, कई सारी बुक में मैंने देखा है, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना। वॉल्यूम, पहला V आता है बिग डेटा का वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ये होता है बहुत ही ह्यूज साइज़ में, और इसमें टेराबाइट, बीटाबाइट, एवन एक्साबाइट यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल जैसे फेसबुक पे मिलियन ऑफ पोस्ट डाली जाती हैं और तरह तरह का वो डेटा जनरेट करता है। वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब है कि किस स्पीड के साथ डेटा जनरेट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, एनालाइज हो रहा है। रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑफन नेसेसरी हो जाती है जब आप स्टॉक मार्केट सिस्टम को एनालाइज करते हो और वहाँ पे मिलियन ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं पर सेकंड। तो आप देख रहे हो कि किस स्पीड से डेटा जा रहा है, वो डेटा की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। देन आता है वैरायटी, कई सारी तरह का डेटा जनरेट होता है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, जो एकदम तैयार होता है मॉडलिंग एनालाइज में। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, बहुत ही स्कैटर्ड होता है, उसमें बहुत काम करना पड़ता है। और सेमी स्ट्रक्चर्ड इन दोनों के बीच में आता है, जैसे कि वीडियो फ्रॉम यूट्यूब, ट्वीट्स एक्सेट्रा।
वेरिसिटी का मतलब होता है कितना एक्यूरेट, क्वालिटी और ट्रस्टवर्दी है डेटा। अगर डेटा मैसी, इनकम्प्लीट या मिसलीडिंग होता है तो हमें इसे फिल्टर करना पड़ता है। फिर आता है वैल्यू। वैल्यू का मतलब है कि जो डेटा है वो ऑर्गेनाइजेशन को कितना बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। अब ये डिफरेंस बिटवीन अ बिग डेटा एंड ट्रेडिशनल डेटा है, ये आप पढ़ लीजिएगा रोक के, बहुत ही सिंपल इसमें है, कुछ इतना खास नहीं है। देन आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा कई सारे फील्ड में यूज़ होता है, जैसे बैंकिंग, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, एक एक करके पढ़ेंगे। हेल्थ केयर में कैसे यूज़ होता है, बिग डेटा की हेल्प से हम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कर लेते हैं, जैसे कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पोटेंशियल हेल्थ रिस्क क्या हो सकता है और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। मान लो मेरे पास कोई पेशेंट आया, मैंने उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखी, जेनेटिक डेटा देखा, लाइफस्टाइल हैबिट देखी और उसकी हेल्प से मैंने देख लिया कि इसे कौन सा डिसीज़ होने का रिस्क है। ठीक है, इसका एग्जांपल है IBM वाटसन हेल्थ। वो बिग डेटा को यूज़ करके असिस्ट करते हैं डॉक्टर को डायग्नोस करने में और ट्रीट करने में डिसीज़ लाइक कैंसर। अब आ जाता है रिटेल और ई-कॉमर्स। रिटेलर्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं बिग डेटा पे एनालाइज करने के लिए कस्टमर के बिहेवियर और प्रीफरेंस पे, और वो क्या करते हैं उसी बेसिस पे पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को। जैसे कि अमेजॉन का एग्जांपल ले लो। अमेजॉन क्या करता है, बिग डेटा का यूज़ करके आपको प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन देता है, आपके जो पास्ट परचेजेस होंगे उनके बेसिस पे, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री पे। जैसे कि अगर मान लो आपने स्मार्टफोन सर्च किया अमेजॉन पे, तो वो आपको उसकी साथ की एसेसरीज भी दिखा देगा, जैसे स्क्रीन प्रोटेक्टर, केसेस, फाइनेंस एंड बैंकिंग। बिग डेटा एनालिटिक एनेबल करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि वो कोई भी जो फ्रॉड होने वाला होता है ना, उसको डिस्कवर कर सके। जैसे कि पेपैल यूज़ करता है बिग डेटा एल्गोरिथम मॉनिटर करने के लिए ट्रांजैक्शन फॉर अनयूजुअल एक्टिविटी। मतलब अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही होगी, जैसे कि अनफेमिलियर लोकेशन से कोई भी परचेज हुआ है या सेल हुआ है, तो वो उसको एनालाइज कर लेगा और अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट कर देगा। देन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या यूज़ करती है, बिग डेटा का यूज़ करके ट्रैफिक पैटर्न देखती है, रिड्यूस कर सकती है कंजेंशन, इवन इंप्रूव करती है ट्रैवल एफिशिएंसी एंड सेफ्टी। जैसे गूगल मैप क्या करता है, GPS, सेंसर्स और यूज़र के इनपुट से रियल टाइम डेटा कलेक्ट करता है और आपको अपडेट करता है कि इस रास्ते से मत जाओ, इस रास्ते पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, वो बिग डेटा को यूज़ करते हैं व्यूइंग हैबिट और प्रीफरेंस के हिसाब से और इंश्योर करते हैं कि यूज़र जो है वो पर्सनलाइज कंटेंट ही उसे रिकमेंडेट करता है। जैसे कि नेटफ्लिक्स है, वो देखते हैं कि आप क्या देख रहे हो, क्या पॉज कर रहे हो, क्या स्किप कर रहे हो, और उसके बेसिस पे सिमिलर कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने एक क्राइम सीरीज़ देखी तो वो आपको दूसरी क्राइम सीरीज़ जो है वो सजेस्ट कर देगा। फिर आता है एजुकेशनल पैटर्न क्या करता है, स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक करता है, इसकी हेल्प से आइडेंटिफाई करता है लर्निंग गैप और कस्टमाइज करता है स्टडी मटीरियल को। जैसे कि खान अकेडमी है, वो क्या करता है, वो देख लेता है कि कहाँ कहाँ बच्चों को, मतलब मान लो उसने अलजेब्रा के क्वेश्चन वो सबसे ज़्यादा गलत कर रहा है, तो वो अलजेब्रा ही उसे बोलेगा कि आप अलजेब्रा ही पढ़ो अभी। देन मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हैं, बिग डेटा जो है वो मैन्युफैक्चरर की भी हेल्प करता है। कैसे, वो उसके इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता रहता है और अगर कोई पोटेंशियल फेलियर होने वाला होता है तो उसको प्रिडिक्ट कर लेता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेंसर। गवर्नमेंट बिग डेटा की हेल्प से अर्बन प्लानिंग करती है, रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज़ करती है और स्मार्टर सिटीज़ क्रिएट करती है। जैसे कि स्मार्ट ट्रैफिक लाइट जो एडजस्ट कर लेती है अपने आप को बेस्ड ऑन रियल टाइम व्हीकल्स फ्लो डेटा और रिड्यूस करती है कंजंक्शन। फिर आता है एनर्जी एंड यूटिलिटीज़। जो एनर्जी प्रोवाइडर है वो भी बिग डेटा का यूज़ करते हैं, उनके क्या देखते हैं कि डिमांड फोरकास्ट कर लेते हैं, कंजम्पशन पैटर्न क्या है इम्प्रूव, और इसकी हेल्प से एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं और कॉस्ट भी रिड्यूस करते हैं। जैसे कि अगर उन्हें पता है कि पीक यूजेज आफ्टरनून है तो वो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का जो वो है वो बढ़ा देंगे और ऑफ पीक सीज़न में लोगों को मोटिवेट करेंगे कि आप ऑफ पीक सीज़न में यूज़ कर लो। फिर सोशल मीडिया साइज तो बहुत ज़्यादा बिग डेटा का यूज़ करता है, आपको पता ही है, पब्लिक ओपिनियन को समझने को, ट्रेंड समझने के लिए। मान लो इलेक्शन का टाइम है, तो क्या होता है कि जो लोगों के सेंटीमेंट है उनको एनालाइज किया जाता है बिग डेटा में, मतलब बिग डेटा की तो कैटेगरी में आता है कि उनके सेंटीमेंट को एनालाइज किया जाता है, पब्लिक के ओपिनियन को देखा जाता है और फिर उस हिसाब से कैंपेन की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। अब आ जाता है द लास्ट टॉपिक, चैलेंज इन डेटा एनालिटिक्स। पहला, पुअर क्वालिटी। कई बार क्या होता है, जो डेटा होता है जो प्रोड्यूस मतलब हमें डेटा मिलता है वो इनकरेक्ट होता है। ठीक है, उसमें ओल्ड डेटा होता है, इनकम्प्लीट डेटा होता है, जिसकी वजह से हमारा जो इवेंचुअली डिसीजन होता है वो रॉन्ग हो जाता है। फिर आता है इंटीग्रेटिंग डेटा। अब हम ना डेटा जो होता है ना बिग डेटा में, वो कई सारे प्लेटफॉर्म से आता है, कई सारी जगहों से आता है। अब उनको एक साथ इंटीग्रेट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है और अगर हम टाइम से इंटीग्रेट करके रिजल्ट नहीं निकाल पाए तो उस रिजल्ट का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। फिर इतना बड़ा साइज़ होता है डेटा का कि उसे हैंडल करना ईजी नहीं होता और उससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट हमारी लगती है। फिर प्रोसेसिंग डेटा इन अ रियल टाइम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, जबकि अगर डेटा हाई वेलोसिटी का हो तो फिर तो और भी डिफ़िकल्ट होता है इतना सारा डेटा प्रोसेस करना।
ठीक है। और अगर ये हमने टाइम से प्रोसेस नहीं किया, अगर टाइम सेंसिटिविटी कंसर्न है, मान लो कोई फ्रॉड होने वाला है, हम फ्रॉड डिटेक्ट कर रहे हैं और हमने टाइम से वो डिटेक्ट नहीं किया, तो फ्रॉड तो हो जाएगा, क्या ही फ़ायदा है। दूसरा, प्राइवेसी। अब इतना सेंसिटिव डेटा हम कलेक्ट करें, उसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ही ज़रूरी है। और जो रेगुलेशंस बनाई गई हैं GDPR HIPAA की, उनको फॉलो करना भी ज़रूरी है। अगर आपका थोड़ा सा भी ब्रीच हुआ तो पेनल्टी लग जाएगी और आपकी रेपुटेशन डैमेज होगी, सो अलग। दूसरा, स्टोरेज ऑफ क्वालिफाइड डेटा साइंटिस्ट। देखो, शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड डेटा साइंटिस्ट। अब जो बिग डेटा है उसको एनालाइज करने के लिए आप या हम तो जा नहीं सकते, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट की ज़रूरत होती है, डेटा एनालिटिक्स की ज़रूरत हो, डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत होती है, ताकि वो कॉम्प्लेक्स डेटा सेट में से डिसीजन बता सके, इन्फॉर्मेशन निकाल सके। अगर ये लोग हमें नहीं मिलेंगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। और यही प्रॉब्लम होती है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि वो इतने महंगे महंगे लोगों को हायर ही नहीं कर सकती, तो इस वजह से वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा नहीं पाती। इसी के साथ आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब तक आपके 40 नंबर पूरे हो गए। बाकी करने वाले हैं फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट बहुत ही छोटी है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको कराने वाली हूँ। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंपोर्टिंग अ डेटा फाइल। तो आर में हम बहुत तरह की डेटा फाइल जो है इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम कौन कौन सी फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें, तो हम यहाँ पे स्प्रेडशीट, टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। इवन डेटाबेस की फ़ाइल भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की, इवन जो हमारे अलग फॉर्मेट है HTML XML, वो सब भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कई सारी चीज़ें दे रखी हैं, कई सारे फंक्शन दे रखे हैं इंपोर्ट करने के। तो मैं आपको कहूँगी कि सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे read.csv फाइल को रीड करने का तरीका है, ठीक है। इसी के साथ जो एक्सेल का है वो आप दो या तीन याद कर लो ये, ठीक है। तो अगर हमें इंपोर्ट करना है CSV डेटा, तो हम read.csv फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है, read.csv फाइल का पाथ लिखते हैं, हेडर लिखते हैं और सैप लिखते हैं। फाइल पाथ हमें बताता है कि हमारी फ़ाइल कहाँ पे है। हेडर पैरामीटर हमें ये बताता है कि जो फर्स्ट रो है उसके अंदर कॉलम नेम है या नहीं है। और सैप जो होता है वो जो इस चीज़ को सेपरेट करने के लिए हम देते हैं, ठीक है। हेड, यहाँ पे मैंने कोड भी ये दे रखा है, यहाँ पे जो लिखा है हेड डेटा, इससे क्या होगा कि फर्स्ट फ्यू रोज जो हैं वो आपको दिख जाएंगी। ये ज़रूरी नहीं है, बस ज़रूरी क्या है, ऊपर का जो डेटा वाला जो कोड लिखा है वो ज़रूरी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट। अगर हमें एक्सेल फाइल को रीड करना है, तो एक्सेल फाइल को रीड करने के लिए आपके पास कोई डायरेक्ट ऐसा पैकेज नहीं है, तो आपको पहले लाइब्रेरी लोड करनी पड़ती है, मतलब लाइब्रेरी अपनी वर्किंग में लानी पड़ती है, जिसका नाम है रीड एक्सेल, ठीक है। और फिर आपका इसका फंक्शन है read_excel। इसका भी वही है कि आपको फाइल पाथ देना होता है। और इसमें आप क्या होता है कि एक्सेल में कई सारी शीट होती है, शीट 1 शीट 2 शीट 3, तो आप अपनी शीट का नेम दे सकते हो। अगर आपकी शीट का नाम शीट 1 है तो वो दे दो, कोई और नाम आपने चेंज कर दिया तो वो दे दो, ठीक है। ये दूसरी वाली सिंटेक्स भी होती है, बट आप एक ही याद कर लो, काफ़ी है, ठीक है। मेरे को नहीं लगता जॉनसन लाइट इसकी आपको ज़रूरत है, एक्सेल और CSV से काम हो जाना चाहिए। अगर आपको फिर भी याद करना है तो ये कमांड है, आप इन्हें देख सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसमें डेटाबेस की फ़ाइल भी हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम जो है R जो है इंटरेक्ट करता है डेटाबेस से भी, जैसे DBIM डेटाबेस या R MySQL डेटाबेस। इसका कोड ये दे रखा है, बट मेरे को कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, तो मैंने इसको कुछ खास इतना मैं कहूँगी नहीं कि आप ये पढ़ो, ज़्यादा हो जाएगा। आप इतना याद रख सकते हो कि अगर डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो हम DBI लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं, इतना काफ़ी होगा। देन अब हम आ जाते हैं डेटा विजुलाइजिंग यूजिंग चार्ट। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम जो डेटा है उसको विजुलाइज करते हैं चार्ट से। तो आर के पास कई सारी लाइब्रेरी है, जैसे ggplot2 है, प्लॉटी है, काउप्लॉट है। बेसिकली तो हमें ggplot पढ़नी है। और आर की खुद की एक इनबिल्ट फंक्शंस भी होते हैं जिन्हें प्लॉट कहते हैं। प्लॉट की हेल्प से भी आप स्कैटर प्लॉट और लाइन चार्ट को डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। अब ggplot लाइब्रेरी जो है वो ggplot के 2 पैकेज को लोड करना पड़ता है जब भी आप कोई वो बनाते हो। तो यहाँ पे इन्होंने एक ऑलरेडी इनबिल्ट डेटा सेट ले रखा है, MPJ डेटा सेट, और उसी के सारे फंक्शंस, मतलब ये कुछ याद करने की चीज़ नहीं है, कॉलम डिस्क्रिप्शन वगैरह ये कुछ याद नहीं करना, आप इसे छोड़ सकते हो, ये बस डेटा सेट दिखा रखा है। यहाँ से इन्होंने दिखाया है कि हम ggplot को कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इंस्टॉल ggplot पैकेज। तो उसके लिए आप क्या करोगे, install.package, जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो, install.packages, उसके बाद ब्रैकेट, फिर आप उसका नाम लिखोगे जो भी पैकेज आपको इंस्टॉल करना है। और जो नाम आप लिखोगे ना वो आपको इन्वर्टेड कोमास में लिखना है। जब आपको उसे लाइब्रेरी में लोड करना है तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, लाइब्रेरी, यहाँ पे जो लिखा है लाइब्रेरी ggplot2, ठीक है। ये आपका ggplot2 आपकी लाइब्रेरी आ गई।
अब इसकी हेल्प से आपकी अब लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है। देन आपको कुछ अगर बनाना है, इसके आप कोड दिए हुए हैं। अब वेरियस टाइप ऑफ चार्ट्स आपके आ रखे हैं। पहला है हिस्टोग्राम। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि हिस्टोग्राम क्या होता है, या डिफरेंट टाइप के चार्ट जो अवेलेबल हैं वो एक्सप्लेन कर दो। तो हिस्टोग्राम विजुलाइज करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल कंटिन्यूस वेरिएबल बाय द बिनिंग। बिनिंग क्या करता है, डिवाइड करता है इसको डिफरेंट इंटरवल में कि 5 से 6 के बीच में कितनी वैल्यू आ रही है, 10 से 15 के बीच में कितनी वैल्यू आ रही है। और इसकी हेल्प से हम स्क्यूनेस, स्प्रेड और अनयूजुअल गैप को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये कोड दे रखा है कि अगर जीजी प्लॉट में आपको ये बनाना होगा तो ये कैसे बनेगा। अगर मैं आपको कोड समझाऊं तो इसमें ऐसा है कि आपको जीजी प्लॉट यूज़ करना है, फिर MPJ ये आपका वो डेटा है जिसके लिए आपको ये विजुलाइजेशन करना है। AEX ये आपका एक कमांड होती है, इसमें आपको ये लिखना है कि आपको क्या चीज़ डिस्प्ले करनी है प्लॉट में। X इज इक्वल्स टू HY हाईवे माइलेज, HWY मतलब हाईवे माइलेज डिस्प्ले करनी है। फिर उसके बाद जियोम हिस्टोग्राम। ये जो ऊपर की कमांड है ना जीजी प्लॉट वाली, ये तो सेम ही रहती है सब में, बस अगर हिस्टोग्राम बनाना है तो जियोम हिस्टोग्राम हो जाता है, अगर बार बनाना है तो जियोम अंडरस्कोर बार हो जाता है। ये चीज़ आपकी चेंज होती है और अंदर की थोड़ी चीज़ें चेंज होती है। बाकी लैब्स वाली जो चीज़ है नीचे ये तीसरी वाली, ये भी सेम ही रहती है हर चीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बार चार्ट। बार चार्ट क्या होता है, ये वो बार चार्ट जो है वो कैटेगरियल डेटा को शो करता है। ये कंपैरिजन करता है डिस्क्रीट ग्रुप को, डिफरेंट ग्रुप को अगर कंपैरिजन करना होता है ना तो हम बार चार्ट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इसका जो कोड है वो देख लीजिए आप, आपको समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी इतना लोड मत लेना, जितना समझ आता है उतना करना इस टाइम पे, ज़्यादा परेशान मत होना। और रेगुलर वालों को तो मेरे को लगता नहीं कि इतना कुछ खास करने की ज़रूरत है, सोल के लिए बता रही हूँ। बॉक्स प्लॉट क्या करता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना कंटिन्यूस वेरिएबल का, उसे समराइज़ कर देता है। अब बॉक्स प्लॉट के अंदर हमारा मीडियन, क्वार्टाइल और पोटेंशियल आउटलायर को ये डिस्प्ले करता है। ये यूज़फुल होता है जब हम कंपेयर कर रहे थे अक्रॉस मल्टीपल ग्रुप। तो अगर बॉक्स प्लॉट की इंटरप्रिटेशन भी आती है तो आपको यही बताना है कि बॉक्स प्लॉट आपका मीडियन, क्वार्टाइल, पोटेंशियल आउटलायर, इसके अलावा मैक्सिमम मिनिमम शो करता है, ठीक है। और बॉक्स प्लॉट कैसा दिखता है, ऐसा रेक्टेंगुलर शेप जैसा होता है। इसका ये पूरा कोड है, आप देख लीजिएगा। देन आ जाता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ हम तब रिकमेंडेड करते हैं जब हमें एनालाइज करना होता है कंटिन्यूस वेरिएबल को, और उसका ट्रेंड एनालाइज करना होता है या रिलेशनशिप ऑब्जर्व करना होता है कि कब बढ़ा कब गिरा। जब वो देखना होता है ना तब हम लाइन ग्राफ यूज़ करते हैं। देन हमारा आता है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें रिलेशनशिप विजुलाइज करनी होती है दो कंटिन्यूस वेरिएबल की। ये याद रखना, कंटिन्यूस वेरिएबल का, दो कंटिन्यूस वेरिएबल का जब हमें रिलेशनशिप विजुलाइज करना होता है तब हम स्कैटर प्लॉट यूज़ करते हैं। वी कैन यूज़ अ स्कैटर प्लॉट, दे आर आइडियल चॉइस फॉर आइडेंटिफाइंग अ ट्रेंड, क्लस्टर या कोरिलेशन ट्रेंड या क्लस्टर को आइडेंटिफाई करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसका कोड भी दे रखा है, थोड़ा डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपका दूसरा टॉपिक। जब हम सेंट्रल किसी भी डेटा सेट को एनालाइज्ड, समराइज और उसकी करेक्टरिस्टिक को अंडरस्टूड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकालो। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, एक सिंगल वैल्यू होती है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब हम कौन कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। मीन का, मीडियन का डायरेक्ट फंक्शन है आर में, लेकिन मोड का कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, इसका फंक्शन आपको खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। मीन जो है मीन का मतलब क्या है, अर्थमेटिक एवरेज या मीन, ठीक है। इसे निकालने का तरीका क्या होता है, सम ऑफ ऑल डेटा वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव डेटा है, ऑल्सो इट इज़ सेंसिटिव टू द आउटलायर। ये क्वांटिटेटिव डेटा है लेकिन आउटलायर से सेंसिटिव है। इसका मतलब क्या होता है, आउटलायर का मतलब होता है बहुत ही कोई एक्सट्रीम स्मॉल वैल्यू या बहुत ही कोई एक्सट्रीम लार्ज वैल्यू। जैसे कि सारी वैल्यू जो होंगी वो 15, 10, 11, 12, 13 और एक वैल्यू है आपकी 1, या फिर एक वैल्यू हो गई 25, तो 25 और 1 हो गया आउटलायर, बिल्कुल अलग वैल्यू। अब इनकी वजह से क्या होता है, कई बार मीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि आपकी वैल्यू चेंज आती है, वो पूरा डेटा को रिप्रेजेंट ही नहीं करता, तो इसलिए कहते हैं सेंसिटिव टू आउटलायर। और इससे क्या होता है, जो हमारा रिजल्ट है वो स्क्यू हो जाता है, मतलब एक तरफ खिंच जाता है। मीडियन, मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू ऑफ द शॉर्टेड डेटा सेट। जो भी डेटा हमारा डेटा सेट है उसको अगर हम सॉर्टेड कर लेते हैं, उसकी जो बीच की वैल्यू होती है वो हमारी मीडियन होती है। इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर ऑड वैल्यू है, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास, मान लो 5 या 7, तो उसकी बीच की वैल्यू, और अगर इवन है तो उनकी बीच की दो वैल्यू को हम एवरेज कर देते हैं, मतलब दोनों का ऐड करके डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसे एग्जाम्पल की हेल्प से देख सकते हो कि कैसे हमने डेटा सेट मीडियन, इवन कैसे कैलकुलेट करा है।
जब आपका अगर क्वेश्चन आता है ना एक्सप्लेन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आप डेफिनेशन लिख के इन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं ये ही दिखा के आ जाएंगे, तो भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये मत करो कि ज़्यादा डेटा हमें याद करना है, मेन चीज़ें याद रखो कि व्हाट इज़ मीन, मोड और मीडियन क्या होता है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा मोड। मोड जो है वो रिप्रेजेंट करता है वैल्यू जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा सेट में आ रही है। ठीक है, जो मोड डेटा सेट के अंदर यूनी मॉडल भी हो सकता है, मतलब एक मोड, मोर देन 2 मोड भी हो सकता है, और नो मोड भी हो सकता है। अब यहाँ पे तीनों का एग्जांपल दे रखा है, एक डेटा सेट में एक मोड है, दूसरे में हमारे 2 हैं और बाकी में नहीं है। अब मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बता रखा है यहाँ पे, डायरेक्ट मीन का फंक्शन दे रखा है। मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट मीडियन का फंक्शन दे रखा है, अगर आप देख सकते हो तो। और यहाँ पे मोड कैलकुलेट करने का भी आपको पूरा फंक्शन क्रिएट करके दे रखा है, ये फंक्शन पूरा हमें खुद डिफाइन करना पड़ता है। तो जो सोल वाले बच्चे अगर उन्हें देखना है कैसे करना है तो वो देख सकते हैं। फिर मेजर ऑफ डिस्पर्शन, देखो सेंट्रल टेंडेंसी से हमें सेंट्रल वैल्यू तो पता चल जाती है, लेकिन सारी करेक्टरिस्टिक नहीं पता चलती, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्पर्शन मेजर करते हैं। डिस्पर्शन क्या बताता है कि कितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी या स्प्रेड है डेटा पॉइंट के अंदर अराउंड द सेंट्रल वैल्यू, मतलब कितना ज़्यादा वेरिएबल या स्प्रेड डेटा पॉइंट है अराउंड द सेंट्रल वैल्यू, कितना दूर है कोई एक जो है वो सेंट्रल वैल्यू मतलब मीन से बहुत दूर है, एक मीन के आसपास है, ये सब ये हमें बताता है। तो इसमें आता है सबसे पहले रेंज। रेंज जो है वो सिंपलेस्ट मेजर है डिस्पर्शन का। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डेटा सेट की, उसमें माइनस करके लिखते हैं। ऑल्सो रेंज जो है वो इजी टू कैलकुलेट है, बट ये सेंसिटिव टू आउटलायर है। सेम सेंसिटिव टू आउटलायर मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देख लो। वेरिएंस, वेरिएंस जो है वो डेविएशन मेजर करता है मीन से, कि हर एक डेटा पॉइंट मीन से कितनी दूर है। तो इसमें क्या होता है कि मीन से हर एक डेटा पॉइंट में से मीन माइनस करके देखते हैं और देखते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इट मीन्स है द डेविएशन ऑफ मीन फार फ्रॉम ईच डेटा पॉइंट ऑन एवरेज। हायर वेरिएंस का मतलब है कि डेटा में बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेरिएंस हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है स्क्वायर्ड यूनिट में, तो इसको इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट रहता है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, जैसे कि कोई भी x1 मतलब मेरी कोई भी वैल्यू है, उसमें से मैंने मीन माइनस कर दिया और इसका स्क्वायर करके सम किया, तो क्योंकि ये स्क्वायर्ड यूनिट होती है तो इसलिए इसे इंटरप्रेट करना मुश्किल रहता है। फिर आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। Since interpretation of variance is difficult, therefore the standard deviation is arises. Standard deviation क्या होता है कि वेरिएंस का आपने स्क्वायर रूट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम इसे स्क्वायर कर रहे थे वेरिएंस वाले फॉर्मूले में, स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने इसका अंडर रूट कर दिया, मतलब स्क्वायर रूट कर दिया ताकि हम इजीली समझ सके। और ये हम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करता है डिस्पर्शन को सेम यूनिट में जैसे कि ओरिजिनल डेटा होता है, जैसा जिस यूनिट का ओरिजिनल डेटा होता है ना उसी डेटा में मेजर होता है, तो इसे इंटरप्रेट करना भी आसान रहता है। स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा रहता है, इसका मतलब क्या है कि क्लोज टू मीन है और हमारा डेटा अच्छा है। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज मेजर करता है कि जो मिडिल 50% ऑफ द वैल्यू है डेटा की वो किस तरह से फैली हुई है। ये क्या करता है, जो हमारा Q3 है, Q3 माइनस Q1 को लेता है। Q3 क्या रिप्रेजेंट करता है, 75% ऑफ द डेटा, एंड द Q1 रिप्रेजेंट 25% ऑफ द डेटा, तो ये उसको माइनस कर देता है। तो 50% जो बीच का डेटा 50% बचता है, ये सिर्फ उसका स्प्रेड देखता है। ठीक है, अभी पूरा थोड़ा दे रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। देन इसके बाद ये आ जाते हैं कि कैसे हम रेंज कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, ये आपका पूरा आ गया। अब आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। तो रिलेशनशिप समझना वेरिएबल्स के बीच में इसलिए ज़रूरी है ताकि आप कोई पैटर्न आइडेंटिफाई कर सको, ट्रेंड समझ सको, कैसे जो डेटा है वो एक दूसरे से एसोसिएट है, और डिसीजन ले सको और प्रिडिक्शन कर सको। हम 3 टाइप के रिलेशनशिप समझ पाने वाले हैं। एक तो पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब है कि एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी उसके पीछे पीछे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप ज़्यादा टाइम तक पढ़ रहे हो तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आपका एक वेरिएबल तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन दूसरा डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि अगर आप वाईफाई से जितना दूर जाओगे आपकी इंटरनेट स्पीड उतनी कम होगी। और नॉन लिनियरिटी, इसका मतलब होता है कि आपका जो वेरिएबल रिलेशनशिप है वो कर्व्ड या कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई रिलेशनशिप आपका नहीं बन रहा है। ठीक है, अब हम 3 का रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं, कोवेरेंस, कोरिलेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। देखो, कोरिलेशन और कोवेरेंस दोनों ही मेजर करते हैं लीनियर डिपेंडेंसी बिटवीन द पेयर ऑफ रैंडम वेरिएबल, की एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल पे कितना डिपेंड है और किस तरीके से उनका रिलेशन है। ठीक है, अब कोवेरेंस क्या होता है, इट इज़ स्टैटिकल मेजर जो इंडिकेट करता है कि 2 वेरिएबल कैसे चेंज हो रहे हैं एक साथ, कि एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, या एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रहते तो वेल एंड गुड, नहीं रहता तो इट्स ओके। कोवेरेंस मेजर करते हैं कि कैसे 2 वेरिएबल वेरी करते हैं एक साथ। अगर इफ़ द वैल्यू ऑफ कोवेरेंस इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि रिलेशनशिप डायरेक्ट है, दोनों एक साथ इंक्रीज होते हैं, एक साथ डिक्रीज होता है। अगर नेगेटिव है तो मतलब एक ऊपर जाता है दूसरा नीचे आता है। कोवेरेंस अगर 0 है तो इसका मतलब कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। लेकिन कोवेरेंस को
मीज़र करना ना मुश्किल है, क्योंकि इसकी जो यूनिट है वो डिप्रोडेक की यूनिट के हिसाब से होती है, तो इसकी स्ट्रेंथ जो है उसको हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। हम सिर्फ ये डायरेक्शन पता कर सकता है, बट स्ट्रेंथ नहीं हो पाती कोरिलेशन कोवेरिएंस के केस में, ठीक है। इट इज़ हार्ड टू कंपेयर टू स्टैंडर्ड अक्रॉस डेटा सेट। अब कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है COV, ठीक है, और फिर जो भी आपके जिसका निकालना है कोवेरिएंस वो दोनों डाल दो। देन इसी वजह से, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इंटरप्रेट करना बहुत ही डिफिकल्ट था, तो इसलिए नॉर्मलाइज्ड वे आई कोवेरिएंस की, दैट इज कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है, ये आराम से हम इसका जो डायमेंशन जो डायरेक्शन है इसके साथ साथ स्ट्रेंथ दोनों मेजर कर पाते हैं। और जो कोवेरेंस है, कोरिलेशन नहीं कोवेरेंस, उसकी वैल्यू जो होती है -∞ टू +∞ के बीच में होती है, बट यहाँ पे इसकी वैल्यू कोरिलेशन की वैल्यू -1 to 1 के बीच में होती है, और इसे फॉर्मली पियर्सन कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट भी कहा जाता है। अब इसका फॉर्मूला ये होता है कि कोवेरेंस को डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन से। अगर R 1 है, मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। अगर -1 है तो नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है, और 0 है तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। कोरिलेशन नॉट ओनली इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बट ऑल्सो द डायरेक्शन। अब इसका कोड क्या है कोरिलेशन का, COR, ठीक है। COR दिख रहा होगा आपको, यूज़ करो और इसमें ये पता कर देगा, ठीक है। जो कोरिलेशन है वो हमें स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन दोनों बताता है, सबसे ज़रूरी चीज़, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन R², कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये बताता है कि कितना वेरिएंस एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल एक्सप्लेन कर पा रहा है, कि हाउ वेल वन वेरिएबल प्रिडिक्ट अनदर, कि एक वेरिएबल कितने अच्छे से दूसरे वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर पा रहा है। और ये रिग्रेशन एनालाइज में यूज़ किया जाता है इवैल्यूएट करने के लिए गुडनेस ऑफ फिट। ये कंप्यूट किया जाता है स्क्वायर द कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट का बस स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लो कहीं पे लिखा है कि R² की वैल्यू 81 है, इसका मतलब है कि 81% ऑफ द वेरिएशन इन Y इज एक्सप्लेन्ड बाय X, ठीक है। अगर R² 0 है, मतलब कोई भी प्रिडिक्टिव रिलेशनशिप है ही नहीं, कि X का कोई भी वेरिएंस जो वेरिएशन है वो Y हमें नहीं बता रहा है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट होता है। देखो, वैसे मैं ऑलरेडी आपको डिफरेंस करा चुकी हूँ डिटेल में कोवेरेंस और कोरिलेशन का, बट स्टिल मैंने ये डिफरेंस एक टैबुलर फॉर्म में डाला है, क्योंकि इसके आने के चांसेस हैं। डेफिनेशन क्या है कि कोवेरेंस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, कोरिलेशन स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों मेजर करता है, बट कोवेरेंस सिर्फ डायरेक्शन मेजर करता है। इसकी रेंज क्या है कोवेरेंस की, -∞ टू +∞, यहाँ पे -1 to +1। ये डिपेंडेंट नहीं होता यूनिट पे, यहाँ ये यूनिट पे डिपेंडेंट होता है। ये सब आप देख सकते हो, बहुत ही ईजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसी के साथ आपका पूरा जो 4th यूनिट है वो कंप्लीट होगी। यूनिट 3 फाइनली हमारी लास्ट यूनिट, और ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। सो हम पढ़ने वाले हैं आर के बारे में। पहले आर एक पॉपुलर ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डिज़ाइन की गई है प्राइमरी स्टैटिकल कंप्यूटिंग और डेटा एनालिसिस के लिए, ठीक है। इसको डेवलप किया था 1990 में बाय द रॉस इहा एंड द रॉस रॉबर्ट जेंटलमैन, और इसीलिए आर शुरू में आता था तो आर इसका नाम रख दिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन गई है डेटा साइंटिस्ट और रिसर्चर एनालिस्ट के लिए, वो बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं। आर जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल है और स्केलेबल है डेटा एनालिसिस के टर्म में, और ये कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन और विजुअल डिस्प्ले भी लार्ज डेटा सेट का ईजिली कर लेती है। अगर हम बिजनेस और कॉमर्स की बात करें, क्योंकि हमारा पेपर तो बिजनेस एनालिटिक्स है, तो आर जो है वो प्रिडिक्ट करता है मार्केट को, अप्रेस फाइनेंशियल रिस्क, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिहेवियर ऑफ कस्टमर को बताता है, सेल फोरकास्ट करता है हमारी, इन्वेंट्री कंट्रोल, एनालाइज रिगार्डिंग अ कस्टमर फीडबैक, और कस्टमर के डेटा सेगमेंटेशन और कैंपेन की परफॉर्मेंस में भी हेल्प करता है। अब अगर हम पढ़ें नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडवांटेज ऑफ आर की क्या क्या फ़ायदे। देखो, जो अगर स्टैटिकल सॉफ्टवेयर हम वैसे खरीदने चाहते हैं तो बहुत ही कॉस्टली उनका लाइसेंस होता है, बट आर क्योंकि कम्प्लीटली फ्री टू यूज़ है, ये एक्सेसिबल होती है, किसी को भी जिसको भी आर सीखनी है वो आराम से डाउनलोड कर सकता है, जिसको भी डेटा एनालिसिस यूज़ करना है, और बिना किसी पैसे इन्वेस्ट करे अपना काम कर सकता है। जो आर है बहुत ही वर्सेटाइल स्टैटिकल प्लेटफॉर्म है, ये बहुत सारे हमारे रेंज ऑफ फंक्शंस हमें प्रोवाइड करती है, डेटा एनालिसिस टेक्निक्स प्रोवाइड करती है, इवन अगर हमें विजुलाइज करना है डेटा उसके लिए भी बहुत सारी ये विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटी ग्राफिक्स हमें प्रोवाइड करती है, तो इट इज़ वेरी वर्सेटाइल। देन डेटा इंटीग्रेशन भी इसमें आराम से हो जाता है, क्योंकि देखो अब डेटा हम कलेक्ट करते हैं वैरायटी ऑफ सोर्स से, अब उनको एक साथ ला के उनका एनालाइज करना बहुत ही चैलेंजिंग है, बट आर जो है वो मैनेज कर पाता है वैरायटी ऑफ डेटा, जैसे टेक्स्ट फाइल, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, वेब API, तो आराम से हम उसे यूज़ कर पाते हैं, तो डेटा इंटीग्रेशन भी आसान है। दूसरा, ये प्लेटफॉर्म
फ्री फ्रॉम द प्लेटफॉर्म है, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है, कई सारे प्लेटफॉर्म पे चल जाती है, जैसे विंडो, यूनिक्स, मैक, ओएक्स, किसी पे भी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इसकी जो कम्युनिटी है, आर की जो कम्युनिटी है, आपको पता ही होगा, क्रेन करके कम्युनिटी है, वो वाइड लेवल ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करती है आर के प्रोग्रामर्स को, और उन्होंने बहुत सारे पैकेजेस डेवलप करे हैं जिससे आर की कैपेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। और जैसे ggplot2 जैसा एग्जाम्पल इसमें आप लिख के आ सकते हो। अब इतनी सारी फ़ायदे होने के बाद भी इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला है कि ये डिफ़िकल्ट टू लर्न है, इसे याद करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। दूसरा, इसके पास इतने सारे फीचर्स हैं कि उनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही एक्सटेंसिव है, तो जब भी आप हेल्प फंक्शन लिखते हो ना, तो आपको बड़ी सारी चीज़ें दिख जाती है, आपको कुछ समझ आता नहीं है। मैनी फंक्शन जो है वो ऑप्शनल मॉड्यूल से आए हैं, तो डिफरेंट कंट्रीब्यूटर इसके रहे हैं। सो जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही स्कैटर्ड और हार्ड टू फाइंड है, मतलब इसमें जो कई, मैंने अभी बताया कि बहुत सारे लोग इसमें कम्युनिटी में जुड़ते हैं और वही सारे पैकेज वगैरह डेवलप करते हैं। अब क्योंकि इतने सारे लोगों ने इस पर करा है, तो सबका अलग अलग तरीका होता है, तो इन्फॉर्मेशन बहुत ही स्कैटर्ड है। और दूसरा, आर को समझना और अच्छे से इसको यूज़ करना बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आप खुद देख सकते हो, आप आर पढ़ रहे हो और कितने परेशान हो रहे हो। अब आ जाता है इंस्टॉल कैसे करते हैं आर को, तो बड़ा सिंपल प्रोसीजर इसमें दे रखा है। आर को इंस्टॉल करने के लिए आपको दोनों इंस्टॉल करना पड़ेगा, आर का बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आर स्टूडियो दोनों। आर स्टूडियो क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, और ये ईजियर होता है, आर से ज़्यादा ईजियर होता है। आर स्टूडियो हमें मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है आर के बेसिक इंटरफेस से, और हम कोडिंग इसमें ईजिली कर पाते हैं। हम भी आर स्टूडियो में कोडिंग कर रहे हैं, इफ़ यू नो। तो सबसे पहले हमें क्रैन जाना है, कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क, जो इसका आर का नेटवर्क है। फिर उसके बाद वहाँ से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करना है, ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, वहाँ से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर लेना है। फिर डाउनलोड करना और रन करना है इंस्टॉलर को, एंड देन उसके बाद आपका आर इंटरफेस आ जाएगा। 4 कमांड हो गया डाउनलोड आर। देन अगर आर स्टूडियो भी करना ही है इसके साथ आपको, तो सबसे पहले आपको आर स्टूडियो की वेबसाइट जानी है। वेबसाइट क्या है, www.rstudio.com। देन उसके बाद वहाँ से फ्री वर्जन लेना है आर स्टूडियो डेस्कटॉप, और फिर उसके बाद जैसे जैसे इंस्टॉलेशन की प्रॉम्प्ट चलती रहेगी वैसे वैसे फॉलो करना है, एंड फाइनली आपका आर स्टूडियो इंटरफेस भी आ गया। तो 4 कमांड पूरा हो गया। अब आर स्टूडियो IDE होता क्या है, आर स्टूडियो जो है, अब उसे हम समझने वाले हैं। ये डिवाइडेड है वेरियस टैब में, ठीक है, और इन टैब को हम और कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सबसे पहला आता है सोर्स एडिटर पेन। सोर्स एडिटर पेन क्या होता है, यहाँ पे आप ना लिखते हो अपनी जो कमांड लिखते हो ना, पूरा कोड लिखते हो, वो यहीं पर लिखते हो, ठीक है। कंसोल पेन क्या होता है, ये साइड में इसके नीचे होता है, आर सोर्स के नीचे कंसोल पेन होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी आप कोड ऊपर चला रहे होते हो ना, वो नीचे इंटरप्रेट होता है। जैसे कि आपने लिखा कि मीन निकालना है मेरे को 4-5 वैल्यू का, तो वो जो मीन निकल कर आएगा वो कंसोल पेन में निकल के आएगा। देन इन्वायरमेंट पेन क्या करता है कि जो भी करंट सेशन के, अभी के आपके इस सेशन के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो इन्वायरमेंट पेन में दिखते रहते हैं। और आप क्या कर सकते हो, जो वर्क स्पेस है, जितने भी वेरिएबल्स आपने बनाए हैं ना, वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हो इन्वायरमेंट पेन में, ठीक है। इन्वायरमेंट विंडो पे आप कर सकते हो। फिर आता है आउटपुट पेन। आउटपुट क्या करता है, आउटपुट तो नहीं देता ये, ठीक है। ये क्या करता है, इसके अंदर फाइल, प्लॉट, पैकेज, हेल्प, व्यूअर, प्रेजेंटेशन टैब है। फाइल में क्या होता है कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो वेरियस फाइल्स जो लोकल स्टोरेज सिस्टम पे प्रेजेंट होती है। प्लॉट क्या होता है, अगर आप कोई भी ग्राफ बनाते हो ना, तो वो कंसोल में नहीं दिखता आपको, वो प्लॉट वाले उसमें दिखता है। कोई भी आपने बार चार्ट वगैरह बनाया तो ये वो दिखाता है, ठीक है। इंस्टॉल में क्या होता है, पैकेजेस टैब में क्या होता है, जो भी आपने पैकेज इंस्टॉल करे होते हैं ना, वो सब वहाँ पर लिखे होते हैं। और हेल्प टैब में क्या होता है कि आपको अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए होती है कि ये फंक्शन कैसे काम करने वाला है, तो वो आर आपको खुद बताता है हेल्प में, ठीक है। अब ये आपको चारों दे रखे हैं, यहाँ ऊपर वाला सोर्स है, इसके नीचे ये कंसोल है, थर्ड वाला, फोर्थ वाला आपका इन्वायरमेंट है, और ये फिफ्थ वाला जो है आपका वो आउटपुट है, ठीक है। अब आ जाते हैं पैकेजेस क्या होता है। तो पैकेजेस, अब आपको पता है कि ऑलरेडी जब आप आर इंस्टॉल करते हो तो आप बेसिक आर सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल कर ही लेते हो, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और कोड चाहिए होते हैं जो बेसिक आर फंक्शन में नहीं होते, तो उसके लिए आप पैकेज इंस्टॉल करते हो। तो पैकेज की अगर मैं डेफिनेशन देखूँ तो आर पैकेज आर प्री रिटन सेट ऑफ फंक्शन टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। पहले से लिखे हुए कुछ फंक्शंस हैं जो आपके कुछ सर्टेन टास्क को परफॉर्म कर देते हैं, और ये आपकी कैपेबिलिटी को भी इन्हांस कर देते हैं। सिंपल टर्म में बोलूँ तो ये बंच ऑफ डेटा है, फंक्शंस है और हेल्प मेन्यू है जो स्टोर करा जाता है एक प्लेस पे, और इन्हें हम पैकेज कह देते हैं। अब कई सारे पैकेजेस में है, जैसे TD वर्सेस पैकेज, ठीक है। अब आ जाता है लाइब्रेरी। अब जी पैकेज जहाँ पे स्टोर होते हैं आपकी कंप्यूटर की, जहाँ पे स्टोर होते हैं, जिस डायरेक्टरी में स्टोर होते हैं वो लाइब्रेरी होता है, और जब आप इन्हें लोड करना चाहते हो अपने वर्क स्पेस में तो आप लाइब्रेरी नाम के फंक्शन को यूज़ करते हो, ठीक है। इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम अ स्प्रेडशीट। अब आपको पहले ही पता है, अभी 4th यूनिट मैंने आपको पहले करा दी, तो आपको पता ही होगा कि जब आप इंपोर्ट करते हो डेटा स्प्रेडशीट से, तो आप क्या करते हो, read.xl फंक्शन यूज़ करते हो, और इसका जो पैकेज होता है वो होता है read.xl,
ठीक है, यहाँ पे कोड लिखा है इंस्टॉल डॉट पैकेजेस लाइब्रेरी सेल डॉट, अब जो भी आपकी फ़ाइल है वो लिख दिया, मतलब फ़ाइल का एड्रेस और शीट लिख दिया। देन उसके बाद आ जाते हैं आपका कॉमन कमांड एंड सिंटेक्स। देखो वेरियस टाइप की कमांड और सिंटेक्स हम देते हैं, ये इसी के बारे में। इसमें आ जाता है कमेंट। कमांड और सिंटेक्स का मतलब क्या है, जो भी आपने कमांड या सिंटेक्स दी। कमेंट क्या होता है, कमेंट ना हैशटैग के साथ लिखा जाता है, हैशटैग सिंबल के साथ। ये कोई कोड नहीं होता, ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि कोड की क्लियरिटी रहे कि आप जो रीडर हो, अब किसी ने कोड लिखा, आपने वो बस देखा, तो आपको नहीं पता कि वो कोड कैसे लिखा गया है, तो उसको समझने के लिए ये कमेंट सेक्शन होता है और इनका कोई इंटरप्रिटेशन होता नहीं है। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स वो कंटेनर होते हैं जो हमारी डेटा या वैल्यू को होल्ड करते हैं और ये यूज़ किए जाते हैं। और ये जो डेटा और वैल्यू होती है ना, बाद में हम यूज़ करते हैं और इन्हें मैनिपुलेट भी करते हैं। और वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये 2 असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ दे रखे हैं, इनमें से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो, बट पहला वाला ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पे वेरिएबल को वेरिएबल आर में वेरिएबल फ्लेक्सिबल होता है, इन्हें एक्सप्लिसिटली बताना नहीं पड़ता, जैसे अलग लैंग्वेजेस में बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल जो है वो हमारा इंटीजर है या ये हमारा स्ट्रिंग है, ऐसा सब कुछ बोलना नहीं पड़ता, ये खुद ही ऐसे बता देते हैं। अब यहाँ नीचे कोड दे रखा है, एक बार देख लेना। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे अच्छे से याद करके जाना कि क्या वैलिड वेरिएबल के रूल है। देखो वैलिड वेरिएबल के अंदर A to Z, कैपिटल में A to Z 0 to 9 डिजिट आती है, डॉट आता है और अंडरस्कोर आता है, बट ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। आर केस सेंसिटिव है, मतलब अपर लेटर और स्मॉल लेटर और लोअर लेटर में, लोअर लेटर और कैपिटल लेटर का डिफरेंस अलग अलग होता है, अलग अलग ही समझेगा। जो रिजर्व वर्ड होते हैं, रिजर्व वर्ड का मतलब क्या होता है, जिनका खुद से कोई मीनिंग होता है उसके अंदर। जैसे अगर आपको मीडियन निकालना है तो मीडियन का फंक्शन है MEDIAN, तो ये ऑलरेडी रिजर्व वर्ड है, इसे आप यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल की तरह, तो ये वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं हो सकता। फिर स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडरस्कोर और डॉट आता है। अब वेरिएबल जो है वो डॉट से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई डिजिट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर ये पूरी लिस्ट दे रखी है कि कौन सा वैलिड वेरिएबल है, कौन सा इनवैलिड है। ये भी आ सकता है कि बताओ ये वैलिड है या नहीं वेरिएबल, ऐसा पूछा जा सकता है। तो आप एक बार ही देख लीजिए। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड होते हैं वो रिजर्व वर्ड जिनका ऑलरेडी कोई फंक्शन का काम होता है, जैसे कि मीडियन का फंक्शन, इसका कोई ऑलरेडी कोई काम है, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड रोल इनका होता है। ठीक है, अब ये कुछ दे रखे हैं कीवर्ड्स जो रिजर्व वर्ड है, इतने सारे हैं, तो आप, मैं इसको समझाऊंगी तो है नहीं, आप देख लेना। डेटा टाइप, अब ये पूरी लिस्ट है डेटा टाइप की आर में। पहला होता है न्यूमरिक डेटा टाइप। न्यूमरिक डेटा टाइप क्या करता है, स्टोर करता है नंबर विद और विदाउट द डेसिमल, जैसे कि 3, 4, 5। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, स्टोर करता है होल नंबर, लेकिन इसे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है एल डाल के कि ये इंटीजर है। इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आते हैं। कैरेक्टर क्या होता है, स्ट्रिंग या टेक्स्ट होल्ड करता है। लॉजिकल में बुलियन वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, मतलब 2 + 3, मतलब एक तो रियल नंबर आता है और इमेजनरी, आई के साथ जो नंबर है वो इमेजनरी है। फैक्टर क्या होता है, ये डेटा को स्टोर करता है कैटेगरियल डेटा में प्री डिफाइंड लेवल के हिसाब से। जैसे कि अगर मैंने जेंडर लिखा है तो जेंडर के अंदर 2 या 3 ही चीज़ आ सकती है, मेल, फीमेल या अदर, तो ऑलरेडी कैटेगरी है कि बस ये ही चीज़ आएंगे, तो फैक्टर क्या करता है, कैटेगरी बना देता है उसे कि इसके अलावा कोई और चीज़ होगी नहीं। आप इसे और भी डिटेल में पढ़ोगे आगे। ठीक है, और फिर आ जाता है हमारा LS इज़ अ लिस्ट। अगर आपको करंट वेरिएबल की पूरी लिस्ट देखनी है तो आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हो, LS फंक्शन को। ठीक है, और अगर आपको इसके अलावा एक और फंक्शन है इफ़ ऑब्जेक्ट करके, इफ़ ऑब्जेक्ट फंक्शन भी यूज़ किया जाता है लिस्ट देखने के लिए। और अगर आपको कोई सिंगल वेरिएबल रिमूव करना है ना उस करंट इन्वायरमेंट से, तो आप RM फंक्शन यूज़ कर सकते हो, और मल्टीपल करना है तो आप RM को ऐसे यूज़ कर सकते हो, और ये अलग अलग तरीके से RM का यूज़ दिखा रखा है, आप इसे रोक के पढ़ सकते हो। फिर आ जाता है ऑपरेटर। हमारे यहाँ पे इसमें कई सारे ऑपरेटर है। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करता है, बेसिक मैथ के ऑपरेशन करता है, जैसे कि सम डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सब ये यूज़ करता है। ठीक है, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर दे रखे हैं। और फिर आ जाता है रेशनल ऑपरेटर। रेशनल ऑपरेटर क्या करता है, कंपेयर करता है वैल्यू को और चेक करता है कि क्या कंडीशन सही है, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वालिटी वाली कंडीशन ये चेक करता है। फिल्टरिंग और सबसेटिंग में भी ये यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है कि मान लो आपकी एज, आपको वो सारे वेरिएबल चाहिए जहाँ पे वो सारी एज चाहिए जहाँ पे एज जो है 18 साल से बड़ी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सारे रेशनल ऑपरेटर आपके हैं। फिर आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, कंबाइन और मॉडिफाई करता है लॉजिकल वैल्यू के लिए, जैसे कि आप जो है एंड के लिए ये वाला एंड फंक्शन यूज़ करते हो। ठीक है, और के लिए आप ये वाला और फंक्शन यूज़ कर, ये वाला जो एलिमेंट है वो यूज़ करते हो, और ऑपरेटर।
ठीक है। एंड फंक्शन में क्या होता है, अगर दोनों चीज़ ट्रू होती हैं तब ये ट्रू देता है, और में क्या होता है अगर एक भी चीज़ ट्रू होती है तो ये ट्रू दे देता है। अब ये एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने एक्सटेंड किया है। मान लो आपको दो कंडीशन लगानी है एक साथ कि एज 18 से बड़ी होनी चाहिए और जेंडर जो ना मेल होना चाहिए, तो आपने एंड ऑपरेटर यहाँ पे लगा दिया। अब इसका पूरा टेबल ये दे रखा है, आप एक बार देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। फिर होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वेरिएबल को वैल्यू स्टोर करने में हेल्प करते हैं। दो तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर, तीन तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू वाला। ठीक है। अब ये तीनों तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर की लिस्ट यहाँ पे दी है, लेफ्ट असाइनमेंट, राइट असाइनमेंट और सिंपल असाइनमेंट। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। ये यूनिट काफ़ी बड़ी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से रिव्यू करा रही हूँ, काफ़ी कुछ इसमें बताने को है। ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन का मतलब होता है कि ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं, हम ही क्रिएट करते हैं रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड ताकि हम परफॉर्म कर सकें स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन का मतलब क्या है, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड जो हम क्रिएट करते हैं एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। और ये तब यूज़ किया जाता है जब हमें रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन करना होता है, मतलब एक ही चीज़ को बार बार करना होता है। तो हम एक कोड को बार बार लिखेंगे तो हम तो थक जाएंगे, तो एक कोड को हम फंक्शन बना लेते हैं और उस फंक्शन को बार बार कॉल कर लेते हैं। अब इसका कीवर्ड क्या होता है, स्टार्ट करने का फंक्शन, और ये ब्रैकेट से ये शुरू हो जाता है। एक फंक्शन के अंदर जो है वो तीन चीज़ होती है। पहला, तीन कंपोनेंट होते हैं, एक तो नेम होता है विच इज़ डिस्क्रिप्टिव आइडेंटिफायर ऑफ द फंक्शन। दूसरा होता है हमारा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, जो हम इनपुट देते हैं इसमें कि एक्स और वाई दे दिया हमने। और तीसरा होता है कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक क्या होता है, लॉजिक इज एग्जीक्यूटेड कॉल्ड बॉडी, जो हमारा पूरा कोड का लॉजिक चल रहा होता है। अब इसमें आप समझो, ये आपका पहले तो हो गया नेम, प्रॉफिट मार्जिन, फिर उसके बाद आपने जो आर्ग्यूमेंट क्या दिया, रेवेन्यू और कॉस्ट, और ये जो आपका पूरा मार्जिन और रिटर्न, ये सब पूरा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट है, ये आपकी हो गई बॉडी। ठीक है। ये ऐसे फंक्शन डिफाइन होता है आर में। देन आ जाते हैं आपका इसी का नेक्स्ट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर्स। तो हमारे आर में कई तरह के डेटा स्ट्रक्चर है, लाइक वेक्टर, मैट्रिक्स, एरे, लिस्ट, फैक्टर और डेटा फ्रेम। देखो इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तीन वेक्टर जो है, मतलब तीन जो हमारी डेटा स्ट्रक्चर है, वेक्टर, मैट्रिक्स और एरे, वो होमोजीनियस है, मतलब उनमें जो वैल्यू होगी वो सेम टाइप की होगी। ठीक है। ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करते नहीं है। हेट्रोजीनियस कैसे होता है, फ्रेम, डेटा फ्रेम और लिस्ट, इनमें जो वैल्यू होती है वो कई तरह की हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, स्ट्रिंग, वेरिएबल, कुछ भी एक साथ, मतलब एक लिस्ट, एक वेरिएबल, एक स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और आर में कोई स्केलर टाइप नहीं होता, अगर कोई नंबर, स्ट्रिंग या अदर स्केलर है तो उसे एक लेंथ का वेक्टर भी मान लिया जाता है। अब वेक्टर क्या होता है, वेक्टर सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ये स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यू को, और इनको कहते हैं मोड। मल्टीपल वैल्यूज़ को जो इसके अंदर स्टोर होती है उन्हें मोड कहते हैं। ये वन डायमेंशनल होता है और होल्ड कर सकता है न्यूमरिक, कैरेक्टर, लॉजिकल और अदर वैल्यू, लेकिन सारी जो वैल्यू होंगी, मतलब सारे जो मोड होंगे वो सेम टाइप के होने चाहिए। वेक्टर बहुत ही फंडामेंटल होता है आर के लिए, और मोस्टली ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होते हैं। अब वेक्टर के कितने टाइप होते हैं, आपके जो डेटा टाइप थे ना, वो वेक्टर के पूरे टाइप है। न्यूमरिक वेक्टर, इंटीजर वेक्टर, कैरेक्टर, लॉजिकल, कॉम्प्लेक्स, रॉ, आपने अभी पढ़ा होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था मैंने, तो ये आप पढ़ सकते हो, सेम ही है, कुछ अलग है नहीं, बस यहाँ पे सी लगा दिया। ठीक है। सी जो होता है वो कंबाइन होता है, सी का मतलब होता है कंबाइन और कॉन्केट फंक्शन। ये फंक्शन यूज़ किया जाता है किसी वेक्टर को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। जो साइज ऑफ वेक्टर है वो डिटरमाइन किया जाता है टाइप ऑफ क्रिएशन में, मतलब जिस टाइम पे हम क्रिएट कर रहे होते हैं ना, उसी टाइम पे जो साइज ऑफ वेक्टर है वो डिफाइन हो जाता है। जब हम दूसरा वेक्टर को मॉडिफाई कर रहे होते हैं ना, तो इससे क्या होता है, जो नया वेक्टर बन जाता है मेमोरी के अंदर सेम नेम से। अब इसका कोड क्या है, न्यूमरिक वेक्टर के लिए और कैरेक्टर वेक्टर के लिए आप एक बार इसे देख लेना कैसे ये क्रिएट हो रहा है। ठीक है। और सी फंक्शन का यूज़ करके हम इसे मॉडिफाई या रीअसाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे v1 वेक्टर बनाया था, फिर v1 वेक्टर में हमने 10 वैल्यू ऐड कर दी, फिर हमने क्या किया, इसे दोबारा फोर्थ प्लेस पे हमने 10 ऐड करना था, तो 1 to 3 वैल्यू लिख दी, 10 फोर्थ प्लेस पे 10 लिख दिया, और फिर 4 to 5 वैल्यू लिख दी। तो इसका जो आउटपुट है वो ये आएगा, इसमें दे रखा है बहुत अच्छे से, आप एक बार देख लेना। देन आ जाता है लेंथ फंक्शन की हेल्प से हम वेक्टर का लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ डालो, वेक्टर लिख दो, आपका रिटर्न आ जाएगा। इंडेक्स और सबसेटिंग। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, वेक्टर में जो इंडेक्सिंग होती है ना 1 से शुरू होती है, मतलब पहला जो 5 है उसका इंडेक्स है 1, 3 का 2 एंड सो ऑन। तो प्रिंट कर, अगर हमें चाहिए सेकंड इंडेक्स, मतलब मेरे को चाहिए 3, तो मैं क्या प्रिंट करूँगी, F1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट में 2, मतलब इसकी इंडेक्स, ये सेकंड नंबर पे है ना तो इसकी इंडेक्स लिखती, और इसका हमारा आंसर आ जाएगा 3। और अगर हमें किसी को ओमिट करना होता है, मतलब बाकी सबको प्रिंट करना होता है बट एक को प्रिंट नहीं करना होता, तो उसको हम निगेटिव में दे देते हैं इंडेक्स, जैसे 3 को नहीं प्रिंट करना तो -2 दे दूँगी। ठीक है। और ये बाकी चीज़ है कि आप इसे फ़िल्टर वगैरह अप्लाई कर सकते हो, आप इसे देख लेना, कुछ इतना खास इसमें है नहीं। और एलिमेंट ऑपरेशन, आपको अगर वेक्टर के हर एक किसी एलिमेंट पे कोई ऑपरेशन करना है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, माइनस, तो वो आप ऐसे अप्लाई कर देते हो।
ये आपको दे रखा है कोड। फिर वेक्टर फंक्शन, वेक्टर के एलिमेंट वाइज कुछ एलिमेंट वाइज की जगह मतलब पूरे होल वेक्टर पे लगने वाले कुछ फंक्शन है, जैसे सम करोगे पूरे वेक्टर का सम आ जाएगा, मीन करोगे मीन आ जाएगा, मैक्स, लेंथ, शॉर्ट, यूनिक। यूनिक क्या करते हैं आपको ये दिख ही रहा होगा यहाँ पे कि इसमें से यूनिक वैल्यूज में निकाल दी। कंबाइनिंग एंड मॉडिफाइंग अ वेक्टर, आप जो है वेक्टर को कंबाइन कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे आप अगर सी फंक्शन को बाहर लगा दोगे और दो वेक्टर को साथ में लिख दोगे तो ये पूरा कंबाइन करके दे देगा। अपेंड कर सकते हो वैल्यू, रिपीट कर सकते हो रैप फंक्शन यूज़ करके। टाइम जो है वो डिफाइन करेगा कितनी बारी रिपीट होना है, और सीक्वेंस जो है वो आपको बताता है कहाँ से कहाँ तक करना है। बाय टू मतलब कितने का डिफरेंस रखना है। ये ध्यान रखना होना चाहिए कि आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हो ना उसमें वेक्टर आपका सेम लेंथ का होना चाहिए, ठीक है। अगर मिसमैच होगा तो उसमें आपको वो एरर आंसर तो दे देगा कर आके, बट एरर डिस्प्ले कर देगा। अब इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने 4 में तो 1 ऐड कर दिया, 5 आ गया, 5 में 2 ऐड कर दिया, 7 आ गया, 3 में 6 ऐड किया, 9 आ गया। लेकिन फिर से जब आगे कुछ लेंथ नहीं बची तो उसने 7 में फिर से 1 ऐड कर दिया, ऐसे करके कर रहा है। कुछ मिसलेनियस फंक्शन भी हैं, ये मिसलेनियस फंक्शन बस एक बार पढ़ लेना, दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। देन हम आ जाते हैं मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स जो होती है वो एक तरह का वेक्टर ही होता है जो डिफरेंट रोज एंड कॉलम में डिफाइन किया जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स होमोजीनियस होता है, मतलब एक ही तरह का इसमें डेटा पूरा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। मैट्रिक्स टू डायमेंशन होता है, मतलब रो एंड कॉलम इसमें दो होते हैं। मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये फंक्शन जो है मैट्रिक्स, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें एन रो का यूज़ किया जाता है नंबर ऑफ रो स्पेसिफाई करने के लिए, एन कॉलम का नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई करने के लिए। आर रो बाई ट्रू, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जो मैट्रिक्स बनती है कॉलम वाइज बनती है, बट अगर आपको रो वाइज बनानी है तो बाय रो इक्वल्स टू ट्रू लिख दो। अब इसको कैसे ये बनता कैसे है, ये आपका पूरा कोड दिया है। आर बाइंड फंक्शन जो होता है ना वो आर बाइंड फंक्शन जो होता है वो रो वाइज कंबाइंड कर लेता है, रो बाइंडिंग करता है, मतलब रो से दो वेक्टर को कंबाइंड कर लेता है या मैट्रिक्स को भी कंबाइंड कर लेता है। अभी हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, आपका आर बाइंड फंक्शन लगा के आपने इसे ऐड कर लिया। सी बाइंड क्या करता है, कॉलम वाइज इनको कॉलम के तरीके से एक साथ लेके आ जाता है, एक साथ बाइंड कर देता है, ठीक है। हम डिलीट भी कर सकते हैं रो कॉलम को मैट्रिक्स की। ये दिखा रहा है कि किस तरीके से हमने, मान लो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स बनाई थी, ठीक है, ये मैट्रिक्स मेरी यहाँ पे बन के भी आ गई इस कोड के हिसाब से। फिर मैंने क्या किया, मैंने फोर्थ कोड में चलाया आर बाइंड और मैट, मतलब इस मैट्रिक्स में मैंने एक नई रो ऐड कर दी, ठीक है। ये कमांड होती है, कैसे चलती है, ये नई मैट्रिक्स में ऐड कर दी। अब मैंने मैट प्रिंट किया तो ये नई रो जो है मेरी ये ऐड होके आ गई, न्यू रो आ गई 7, 8, 9। और अगर मैंने सी बाइंड यूज़ किया तो नया कॉलम इसमें ऐड होके आ गया। तो इस तरीके से ये चल जाती है। फिर अगर रिमूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, -2, मतलब उस इंडेक्स को जो भी, जैसे रो माइनस करनी है थर्ड वाली तो -3 लिख देंगे, ठीक है। और क्योंकि रो पहले होती है तो कॉलम कॉमा से आगे वाला रो को हटाने के लिए और कॉमा से पीछे कॉलम को हटाने के लिए। और सेवरल अदर ऑपरेशंस इसमें दे रखे हैं जो आप कर सकते हो, वही मतलब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह जो पहले समझाया था। अगर कॉलम और रो का सम करना है तो रो सम रो कॉलम, अगर मीन निकालना है तो रो मीन रो और कॉलम मीन। देखो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कैसे कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। आप इन्हें इस वीडियो को रोक के एक बारी कोड देख लेना, कोड इतना हार्ड नहीं है, आपको ईजिली समझ आ जाएगा, बहुत अच्छे से दे रखा है, आउटपुट तक दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी ये कोड दे रखा है फ़िल्टर करने के लिए कैसे हम यूज़ कर लेते हैं। और एक मिनट मैं आपको इसे दिखा देती हूँ, आप रोक के एक बार देख लेना, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। देन अगर हमें डायमेंशन, रो एंड कॉलम की डायमेंशन के नेम देने होते हैं तो हम डिम नेम्स फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। डिम नेम फंक्शन आप ये देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने डिम नेम फंक्शन का यूज़ किया है और लिस्ट दे दी है R1, R2, R3 और इसका आउटपुट आपका ये आ गया है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। अगर बाद में हमें नेम देना होता है, मतलब एक फंक्शन और है रो नेम्स करके, इसमें भी हम दे देते हैं, कॉलम नेम करके कॉलम को नेम दे देते हैं, इसमें दे रखा है, ठीक है। ये आपका कोड हो गया। देन आ जाता है एरे। एरे जो होता है ना आर में, वो डेटा स्ट्रक्चर होता है, ये मैट्रिक्स की तरह ही होता है, लेकिन क्योंकि मैट्रिक्स तो 2 डायमेंशनल होती है, बट ये जो है वो 3 डायमेंशनल और मोर डायमेंशनल भी हो सकता है। तो ये अगर 3D या मल्टी डायमेंशनल डेटा को आपको यूज़ करना होता है ना तो आप एरे को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एरे को यूज़ करने के लिए आप बनाने के लिए एरे ये डिम और ये करते हो, इसके अंदर आप क्या देते हो, रो, नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 3 और 2, मतलब 2 उसमें स्प्लिट करके आपको इसे शो करना है। तो आपको ये कोड मैंने दिखा दिया। फिर अगर आपको एक्सेस करना होता तो सेम जैसे वेक्टर में करते थे, मैट्रिक्स में करते थे, सेम उसी तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। देन उसके बाद
उसके बाद आ जाता है आपका लिस्ट जो है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि लिस्ट के अंदर ये है कि ये हेट्रोजीनियस में आता है, आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की वैल्यू डाल सकते हो। इवन लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हो सकते हैं, जिसे नेस्टेड लिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो लिस्ट क्रिएट करने का आप ये देख सकते हो, मैंने लिस्ट लिखा बस, और जो भी डालना है वो लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज हो गया और लिस्ट आ गई। इसके अंदर भी आप इंडेक्सिंग वगैरह कर सकते हो। अगर लिस्ट का आपको कोई भी निकालना है तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ता है, अगर नेम से निकालना है तो नेम लिख दो पर डबल स्क्वायर ब्रैकेट में। और ये एंड, माई लिस्ट एंड नंबर, वो माई लिस्ट डॉलर नंबर, ये क्या करता है, नंबर को रिटर्न कर देगा। लिस्ट के अंदर डॉलर लगा देते हो ना तो ये और अंदर घुस जाता है इसके, ठीक है। और लेंथ फंक्शन की हेल्प से आप लेंथ निकाल सकते हो। और इसके अंदर और कुछ ऐसा मुझे खास लग नहीं रहा जो मैं आपको बताऊं। देन आ जाता है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, ये दूसरा टाइप का आर ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप है जो हम क्रिएट करते हैं वेक्टर को यूज़ करके, और ये स्टोर करता है वेक्टर को ही एज वेल एज रिकॉर्ड करता है डिस्टिंक्ट वैल्यू को भी। और जो इसकी डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है उन्हें लेबल कहते हैं। ये नॉमिनल और कैटेगरी डेटा को, डेटा टाइप पढ़ा था ना, उसके लिए यूज़ होता है। जैसे कि मैंने पूरी वैल्यू लिखी, मैंने लिख दिया वेक्टर एक्स, तो अगर मैं वेक्टर एक्स लिखूंगी, उसे प्रिंट करूंगी, तो ये सारी वैल्यू तो इसने दिखा दी, लेकिन जो यूनिक वैल्यू है, मतलब 5, 12, 13, अब अगर आप वेक्टर को कोई और वैल्यू असाइन करना चाहोगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 वैल्यू असाइन करी, क्योंकि 5 जो थी वो मेरे लेवल में थी तो ये असाइन हो जाएगी, बट मैंने अब यहाँ 15 असाइन करनी चाहिए, तो 15 के लिए वार्निंग आ गई और इसने मुझे एन वैल्यू असाइन करके दे दी इसमें। क्यों? क्योंकि मेरी लेबल्स में 15 नहीं था। फिर मैंने क्या किया, लेबल्स को फिर से डिफाइन किया लेबल लिख के, तो अब इसमें मैं अगर ये वैल्यू ऐड करना चाहूँगी तो ये हो जाएगी। तो फैक्टर क्या करता है, जो वैल्यू, जो लेबल ही डिफाइन कर देगा ना, वही आप वैल्यू दे सकते हो, बस ये इतना करता है, ठीक है। इसमें भी सेम फंक्शन आप कर सकते हो, इंडेक्स वगैरह कर सकते हो। एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्प्लिट बाय और स्प्लिट और बाय। स्प्लिट क्या करता है, आपका जो भी लिस्ट डेटा फ्रेम या वेक्टर होता है ना, उसको स्प्लिट कर देता है बेस्ड ऑन आपके फैक्टर, मतलब उसे ग्रुप बना के फैक्टर के बेसिस पे स्प्लिट कर देते हैं। जैसे यहाँ समझो, मैंने यहाँ पे डेटा बनाया, फिर मैंने यहाँ पे ग्रुप लिख दिया, फैक्टर मेरे को किस बेसिस पे करने हैं, इस बेसिस पे। अब मैंने स्प्लिट फंक्शन लगा दिया और मैंने ग्रुप के यहाँ पे लिख दिया कि डेटा को इस बेस पे से स्प्लिट कर दो। तो अब ये क्या करेगा, जो ए वाली वैल्यू है उन्हें एक साथ देगा, 1 और 3 ए पे आ रही है तो उन्हें एक साथ दे दिया। ये जो दूसरी वाली वैल्यू है हमारी बी मतलब 2 और 4 एक साथ आ रही है तो इन्हें एक साथ दे दिया। ये करता है स्प्लिट में, ठीक है। लेकिन बाय फंक्शन में क्या होता है कि ये अप्लाई करता है सबसेट ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट, जो भी डेटा मतलब आप दे रहे हो उसके सबसेट पे, छोटे से पार्ट पे ये क्या करता है, एक फंक्शन अप्लाई करता है, उन्हें ग्रुप करके। अभी तक आपको ग्रुप किया था, ये ग्रुप करेगा पहले से और बस एक स्टेप और अहेड कर लेता है कि इस पर फंक्शन लगा देता है कोई भी, जैसे कि मीन या सम या कोई अदर स्टैटिकल फंक्शन। अब इसमें आप देख सकते हो कि इन्होंने बाय डेटा लगा दिया, मीन लिख दिया, तो अब इसने मीन निकाल के दे दिया है। इसका बस इंपॉर्टेंट यही था इसमें। फिर डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल टैबुलर डेटा स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल है, टेबलर के फॉर्म में डेटा स्ट्रक्चर है, बहुत स्ट्रांगली यूज़ किया जाता है शॉर्टिंग डेटा मैनिपुलेशन में। ये टेबल या स्प्रेडशीट जैसा ही होता है और मोस्टली जो स्टैटिकल फंक्शन होते हैं वो इसी की हेल्प से परफॉर्म होता है। इसे परफॉर्म करने के लिए हम डेटा डॉट फ्रेम फंक्शन का यूज़ करते हैं। देन आ जाता है डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे होता है, तो डेटा डॉट फ्रेम और जो भी इसमें वेरिएबल डालने हैं वो लिख दो आप, ठीक है। स्ट्रिंग एज फैक्टर लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो मत छोड़ दो, कोई फ़र्क इतना पड़ता नहीं है इससे, ठीक है। और इसमें अब आ जाते हैं कि अगर आपको डेटा फ्रेम से कोई चीज़ एक्सेस करनी है तो वही इंडेक्सिंग के बेसिस पे ही करते हैं। आप देख सकते हो ये है कोड और ये है इसका रिजल्ट, रोक के वीडियो आप आराम से देख सकते हो। सबसेट फंक्शन होता है, सबसेट फंक्शन की हेल्प से भी आप जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो डेटा फ्रेम में से, ठीक है। और डेटा फ्रेम के पास और भी वैल्यू हैं, जैसे नॉट अवेलेबल वैल्यू को भी ये डेटा फ्रेम हैंडल कर लेता है। अब इसे देखने के लिए अगर आपको चेक करना है कि डेटा फ्रेम में एन वैल्यू है या नहीं, तो इस डॉट एन का आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको रिमूव करनी है तो एन डॉट ओमिट का यूज़ कर सकते हो। देखो ये कमेंट जो है ना, ये जो पूरा हैशटैग के हेल्प से दे रखे कमेंट है, आप इनको पढ़ के समझ सकते हो थोड़ा रोक के वीडियो। और कोड वैसे बहुत ही सिंप्लीफाइड है, इसका आपको पूरा आंसर भी दे रखा है तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा कंडीशनल एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। देखो कभी भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम वेरिएबल अल्टरनेटिव्स में से चूज़ करते हैं बेस्ड ऑन कोर्स ऑफ एक्शन और सर्टेन कंडीशन के बेसिस पे। डिसीजन क्या होता है कि आपको कई सारी चॉइस दे दी, उसमें से कोई एक चूज़ कर लो बेस्ड ऑन योर कंडीशन। तो हमारे प्रोग्रामिंग में भी हमें चूज़ करना होता है लॉजिकल इवोल्यूशन के बेसिस पे। अब हमारे ना 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर है, इफ़, एल्स और स्विच। इफ़ में क्या होता है कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, तो ये वो वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर देता है। एल्स में क्या होता है कि
इफ़ एल्स में क्या होता है कि अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू तो इफ़ वाला कोड चल जाएगा, दूसरी कंडीशन ट्रू तो एल्स वाला चल जाएगा। और स्विच में क्या होता है, अब ये देखो कि स्विच में क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। स्विच में क्या होता है, एक पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है, उसमें से कोई एक वैल्यू आपकी सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये आ जाता है इफ़ स्टेटमेंट, वही मैंने बताया। इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। इसका सिंटेक्स क्या है, इफ़ बुलियन एक्सप्रेशन, मतलब क्या चीज़ सही होनी चाहिए, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वो, और फिर वो स्टेटमेंट लिख दिया जो एग्जीक्यूट होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये वैल्यू असाइन की, अगर मेरा एक्स वाई से बड़ा है तो फिर मैं कर्ली ब्रैकेट में ये बॉडी मेरी शुरू होगी और फिर ये कर्ली ब्रैकेट के नीचे अंडर ऐड होगी, तो क्या एक्स इज़ बिग प्रिंट हो जाए। और अगर हमारा वाई बड़ा है तो वाई इज़ बिग प्रिंट हो जाए, तो जो कंडीशन ट्रू होगी वो चल जाएगी। फिर आ जाता है इफ़ एल्स। इफ़ एल्स में क्या होता है कि एक कंडीशन अगर ट्रू है तो वो चले, अगर वो सही नहीं है तो दूसरी चले। इसकी सिंटेक्स क्या है, इफ़ बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन में आप समझ ही गए होंगे, ये जो एक्सप्रेशन दिया है वाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स, ये। और जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए अगर बुलियन ट्रू है, अब एल्स जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए अगर ये ट्रू है तो, ठीक है। ये हमारा एक्स एल्स स्टेटमेंट चल गया, बिग वाई, ये आप पूरा कोड देख सकते हो, एक कंडीशन जो ट्रू है वो चल जाएगी। फिर उसके बाद इफ़ एल्स की लेडर भी चल सकती है पूरी, कि बार बार आप इफ़ एल्स लगाते रहो तो उसे ऐसे दिखता है वो कोड, ठीक है, ऐसे वो कोड दिखेगा। कुछ इसमें खास है नहीं, वही ऊपर वाले कोड को बार बार लिख दिया है एक साथ एडिशन करके। अब स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट ना इफ़ एल्स में भी ऐड हो सकता है। इसमें क्या होता है कि इफ़ वेरिएबल मैच एनी वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट, जो वेरिएबल है वो वैल्यू मैच करता है लिस्ट में से, और जितनी भी वैल्यू होती है ना, जितने भी पॉसिबल वैल्यू होते हैं ना, केस कहते हैं, तो मतलब वेरिएबल अपनी वैल्यू को कंपेयर करता है हर एक केस से और मैच फाइंड करता है, और जैसे ही मैच फाइंड मिलता है उसे वो दिखा देता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डे लिखा 3, अब मैंने क्या लिख दिया, स्विच। अब इसमें स्विच में मैंने कई सारी वैल्यू डाल दी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब जहाँ पे थर्ड वाला केस आ रहा होगा वेडनेसडे, तो ये मुझे आंसर दे देगा वेडनेसडे। दिस इज कॉल्ड स्विच। स्विच कब यूज़ होता है, मेनली आप ये समझो कि आपको ना कोई एक कैटेगरी में से आंसर चाहिए, कि अगर आपके जो 95 से जी ये आया, ये चीज़ आई, तो अगर ये सेलेक्ट करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे लूप्स पे। तो देखो लूप्स क्या होते हैं कि अगर एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली चलाना हो, बार बार चलाना हो, तो हम लूप का मतलब क्या होता है, बार बार करना। हमारे 3 लूप है, फोर लूप, वाइल लूप, रिपीट लूप। फोर लूप क्या होता है, इटरेट करता है ओवर अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, जो भी आपका सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट है, जैसे वेक्टर, लिस्ट, सीक्वेंस, उसमें इटरेट करता है। इटरेट मतलब हर एक वैल्यू के लिए चलता है, हर एक वैल्यू को बार बार चलाता है और फिर उस हिसाब से कोड ये दिखाता है। जैसे कि फॉर आई इन नंबर, तो एक बार ये 1 के लिए चलेगा, फिर ये 2 के चलेगा, फिर 3, 4 और 5 के लिए, ठीक है। आई फॉर आई इन अ नंबर, उसके बाद अगर प्रिंट करना है नंबर, तो पहले इसने 1 के लिए चला तो 1 प्रिंट कर दिया, फिर 2 के लिए चला तो 2 प्रिंट कर दिया, मतलब इटरेट करता है ओवर अ वैल्यूज़, ठीक है। अब फोर लूप जो होता है ना, फोर लूप की तरह ही वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप तब तक चलता है जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स ना हो गई हो, ठीक है। ये और इसे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो लूप का कंट्रोल वेरिएबल है वो हमें लूप के बाहर देना पड़ता है। जैसे कि इसका जो कंट्रोल वेरिएबल है वो आई है, वो हमने लूप के बाहर दिया, इनिशियल वेरिएबल सम और आई दोनों कंट्रोल वेरिएबल बाहर दिए। अब इसमें जब तक हमारी कंडीशन जो है ये वाली कि आई जो है वो कम हो या इक्वल हो 5 से, जब तक ये हमारी कंडीशन सही नहीं हो जाती, मतलब ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ये चलता रहेगा। मतलब जब तक 5 से कम रहेगी वैल्यू, चलता रहेगा, जैसी 5 से बड़ी होगी ये छोड़ देगा, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है। थर्ड वाला आता है मैं रिपीट लूप। रिपीट लूप क्या करता है, इनडेफिनेटली चलता रहता है जब तक ब्रेक स्टेटमेंट ना लगे। इसका जो कोड है वो इस तरीके से लिखा जाता है, ये काउंटर तब तक चलता रहेगा जब तक काउंटर जो है वो 5 से बड़ा ना हो जाए, और अगर 5 से बड़ा होगा तो ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट भी इसमें लगाना पड़ता है। यहाँ पे ये कोड वगैरह दे रखे हैं, देखो ये वैसे इतने कुछ खास आने नहीं, मल्टीप्लिकेशन टेबल वगैरह क्रिएट करने को क्या ही आएंगी, बट फिर भी अगर आपको देखना है तो देख लेना। देखो हमारे 2 स्टेटमेंट है जो लूप को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, नेक्स्ट एंड ब्रेक। नेक्स्ट क्या करता है, एक करंट इटरेशन को स्किप कर देता है, मतलब जो करंट वाला एक सिनेरियो उसको स्किप कर देता है। मान लो आपको कोई चीज़ चलानी है और बीच में एक स्किप करना है तो आप नेक्स्ट यूज़ कर लेते हो, ठीक है। और ब्रेक क्या करता है, कंप्लीटली लूप को टर्मिनेट कर देता है। अब इस कोड को आप देखो, यहाँ पे क्या है कि अगर ये वाली कंडीशन, इफ़ वाली कंडीशन ये सही होगी तो इस कंडीशन को स्किप कर देगा। मतलब अगर कोई भी नंबर इवन होगा, हमें ऑड नंबर प्रिंट करने हैं, तो इसमें क्या लिखा है हमने कि अगर कोई भी नंबर इवन होगा तो नेक्स्ट हो जाएगा, मतलब वो प्रिंट नहीं होगा, स्किप हो जाएगा, ठीक है। और लूप क्या होता है, ऑटोमेटिक रिपीट करते हैं टास्क को। ये कैसे हेल्पफुल होते हैं वो सब इसमें लिखा है कि एलिमेंट सीक्वेंस में होते हैं और
अगर आपको बार बार कोड ना लिखना हो तो इसलिए हम लूप यूज़ करते हैं। अब क्या होता है, आपका आ जाता है अप्लाई फैमिली। अप्लाई फैमिली जो होती है इसके अंदर कई सारे फंक्शन हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। इसका पहला फंक्शन है अप्लाई। अप्लाई जो होता है वो मैट्रिक्स पे यूज़ होता है और एरा पे यूज़ होता है। ये मतलब एक तरीके से अल्टरनेटिव है लूप का। लूप जो होता है ना वो बहुत स्लो चलता है, लेकिन ये जो है अप्लाई फैमिली बहुत ही फास्ट चलती है और पूरा फंक्शन जो है वो लगा देती है। अब जो अप्लाई वाला फंक्शन है वो मैट्रिक्स या एरा पे लगता है और ये कोई भी फंक्शन लगाता है रो एंड कॉलम पे। इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है एक अप्लाई एक्स मार्जिन फंक्शन। और ये लगता कैसे है, मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, अब देखो मैंने अप्लाई मैट टू मतलब मार्जिन 2 का देना है और सम करना है, तो ये सम इसने करके मेरे को दे दिया, ऐसे ये लगता है। इसके आता है एल अप्लाई। एल अप्लाई फंक्शन क्या करता है, ये लिस्ट एलिमेंट की लिस्ट पे लगता है, ठीक है, लिस्ट के एलिमेंट पे लगता है, ठीक है, और रिटर्न करता है लिस्ट को ही। मतलब जो लिस्ट वहाँ पे लग रहा था मैट्रिक्स पे, बट यहाँ लग रहा है लिस्ट पे। फिर आ जाता है वी अप्लाई। वी अप्लाई जो होता है वो एल अप्लाई और एस अप्लाई की तरह ही होता है, बट जो उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है ना वो ज़्यादा बेटर होता है रिलायबिलिटी के लिए, ठीक है। अब देखो आपको ये अगर पढ़ना है तो आप रोक रोक के पढ़ सकते हो कोड के साथ, बट इजी टू अंडरस्टैंड के लिए इसमें एक लास्ट में एक टेबल है, मैं डायरेक्टली उस टेबल पे आपको लेके चल रही हूँ। आप रोक के पढ़ लेना कोड, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस टेबल पे मैं आपको लेके चल रही हूँ। और यहाँ पे देखो ये टेबल है, मैं इसमें से आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एल अप्लाई में अप्लाई में आपको अब एक्सप्लेन कर चुकी। एल अप्लाई में क्या होता है, ये लिस्ट और वेक्टर पे लगता है और इसका आउटपुट लिस्ट की फॉर्म में आता है। ये अप्लाई करता है फंक्शन ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट पे। एस अप्लाई क्या करता है, लिस्ट और वेक्टर पे ही लगता है, सेम होता है एल अप्लाई जैसा, बट ये जो आउटपुट देता है ना वो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में देता है, मतलब वेक्टर या मैट्रिक्स पे में देता है। वी अप्लाई क्या करता है, लिस्ट और वेक्टर पे ही लगता है, बट इसमें हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमारा जो आउटपुट चाहिए हमें वो किस फॉर्म में चाहिए, ठीक है। टी अप्लाई क्या करता है, वेक्टर पे लगता है, आउटपुट देता है एरो और लिस्ट पे। ये क्या करता है, जो भी डेटा बेस्ड होता है उसे ग्रुप कर लेता है फैक्टर के बेसिस पे और फिर ये फंक्शन लगता है। एम अप्लाई क्या होता है, जब मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पे लगना होता है ना तब हमारा एम अप्लाई लगता है। ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पे लगता है और सिंप्लीफाइड रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। आर अप्लाई क्या होता है, नेस्टेड लिस्ट पे लगता है। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट होता है और ये आउटपुट लिस्ट और वेक्टर के फॉर्म में देता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, रिकर्शन अप्लाई अ फंक्शन टू द एलिमेंट इन अ नेस्टेड लिस्ट। इसी के साथ आपका ये यूनिट कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।